Hi friends, welcome you all to our channel JIV and CIV Made Simple. So this is our revision session, quick revision session of Module B of AVM. So in the next 1 to 1.5 hours, we are going to cover each and every points related to Module B. यानी दोस्तों अगले 1 से 1.5 घंटे में मैं आपको Module B के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दूंगा. तो फ्रेंड्स ध्यान से सुने एक एक बातों को, अंतिम तक बने रहे, क्योंकि दोस्तों ये सिंगल वीडियो है. जैसे Module B में मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि Module B से कम आप 60 से 70% क्वेश्चन करके जाएंगे. यदि Module B से सवाल एग्जाम में आता है तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा. ठीक है, तो ये मैं गारंटी लेता हूं कि कैसे, क्यों मैं गारंटी ले रहा हूं, इसके पीछे रीजन है क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी मैंने मॉड्यूल बी का एक्चुअली वीडियो बना रखा था और उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. 48,000 व्यू केवल मॉड्यूल बी से मुझे मिला था. तो आप समझ सकते हैं कि अब देखिए कंटेंट को और रिफाइन किया हूं मैं और आपके सामने इस पार्टिकुलर वीडियोस को प्रस्तुत कर रहा हूं. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले देखिए पॉइंट्स क्या है कि हमारा जो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है पीपल का, वो एक ऑनगोइंग चैलेंज है और यहां पे बात की जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो कि ह्यूमैनिटी और टेक्नोलॉजी को मिक्स करता है. अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट और इफेक्टिवनेस के लिए सेंट्रल माना जाता है. पीटर ड्रकर, नाम याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है. पीटर ड्रकर ने एम्फसाइज किया कि क्वालिटेटिव फेनोमेना और जो ह्यूमनिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच है इसके नीड्स को पे जोर डाला. क्वालिटेटिव फेनोमेना and the need for humanistic management approach. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिहेवियरल साइंस. ये मैनेजर को हेल्प करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन इशू को सॉल्व करने में. फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि देयर इज अ शिफ्ट, क्वांटिटी से क्वालिटी में शिफ्ट हुआ है ह्यूमन रिसोर्स में और कॉम्पिटेंसीज जो है वो की पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है एनवायरमेंटल चैलेंज को अडेप्ट करे और ह्यूमन फैक्टर जो है इंप्लीमेंटेशन को कॉम्प्लिकेट बनाता है. और उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पीपल मैनेजमेंट. पीपल मैनेजमेंट डायनेमिक है, क्रूशियल है और ह्यूमन रिसोर्स जो है अनप्रेडिक्टेबली रिएक्ट करता है. और लास्ट पॉइंट है हमारा कि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो सेंट्रल है, मीटिंग नीड्स अनलाइक अदर पैसिव रिसोर्स. तो अभी तक हमने क्या क्या बात की एक बार रिकॉल कर लीजिए. जैसे पहले मैंने आपको बताया पीटर ड्रकर के बारे में. पीटर ड्रकर ने क्वालिटेटिव फेनोमेना और नीड फॉर ह्यूमनिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच पे एम्फसाइज किया. राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द पीटर ड्रकर जिन्हें क्वालिटेटिव फेनोमेना और नीड फॉर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पे फोकस डाला. बिहेवियरल साइंस मैनेजर को हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन इशू को सॉल्व करने में. क्वांटिटी से क्वालिटी की तरफ शिफ्ट हुआ है ह्यूमन रिसोर्स में. कॉम्पिटेंसीज हमारा की है. ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट करे इन्वायरमेंटल चैलेंज को, लेकिन ह्यूमन फैक्टर कॉम्प्लिकेट इंप्लीमेंटेशन को ह्यूमन फैक्टर कॉम्प्लिकेट करता है इंप्लीमेंटेशन को. पीपल मैनेजमेंट जो है वो डायनेमिक माना जाता है और क्रूशियल भी माना जाता है और ह्यूमन रिसोर्स अनप्रेडिक्टेबली रिएक्ट करता है. ह्यूमन रिसोर्स नीड्स को मीट करने में सेंट्रल माना जाता है अनलाइक पैसिव रिसोर्स. राइट, चलिए ये सब पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट है हमारा जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो मैं आपको समझा देता हूँ. देखिए बताया जा रहा है कि पहले एचआर अप्रोच मैकेनिस्टिक था, अब वो फिलोसफिकल हो गया है. बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि जिसने इसको अफेक्ट किया है. राइट, फिर अब जो करंट एचआर पर्सपेक्टिव है उसके बारे में बताया जा रहा है. इसको डेमोग्राफिक चैलेंज के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा सेव किया जा रहा है. पहले ही एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में देखा जाता था. अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि पहला जो अर्ली मैनेजमेंट ने एज्यूम किया कि लोग केवल पैसा के लिए काम करते हैं, जो कि फ्रेडरिक टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच था, वो इसे सपोर्ट करता था. याद रखिएगा, फ्रेडरिक टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच पूछा जा सकता है. सिंप्लीफाइड टास्क में ह्यूमन बिहेवियर को इग्नोर किया, जैसे कि फैटिग, बोरेडम, सोशल इंटरेक्शन. एज्यूम्ड वर्कर वेयर रिप्लेसेबल, ये एज्यूम किया गया कि जो वर्कर्स हैं वो रिप्लेसेबल हैं, जिससे लेबर यूनियन बना और अनरेस्ट आया क्योंकि सोशियो पॉलिटिकल प्रेशर बना. और दोस्तों ये जो व्यूज है ना ये आउटडेटेड हो चुके हैं आज के व्यू का सवाल बार बार पूछा गया. इसको तो आप 4 बार या 5 बार स्टार मान लीजिए, क्योंकि ये मैंने जितना बार एग्जाम देखा है ईवीएम का, ये पूछता है व्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्यूटी. रट लीजिए, मैं आपको फिर से कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है व्यू का. मैंने 5 बार देखा इससे सवाल पूछा गया है. मैं ऑब्वियसली 2019 से ईवीएम एग्जाम को मॉनिटर कर रहा हूं, तो समझिए कि 5 साल में 10 पेपर मैंने देखा है और 10 पेपर में लगभग 5 बार व्यू का पूछा गया है. सो यू कैन सी द इंपॉर्टेंस ऑफ व्यू का. प्लीज रिमेंबर इट, वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी और एम्बिग्यूटी. और फिर हमारा लास्ट पॉइंट है, बताया जा रहा है कि जो हमारा स्ट्रक्चर्ड वर्किंग सिस्टम है इसमें मीनिंग नहीं है, प्रोडक्टिविटी को इंपैक्ट करता है और इमोशनल रोल हाईलाइट करता है. तो हमने क्या क्या अभी देखा, एक बार रिकॉल कर लीजिए. मैकेनिस्टिक से फिलोसफिकल हो चुका है हमारा एचआर अप्रोच, और डेमोग्राफिक चैलेंज, टेक्नोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, ये सभी हमारे करंट एचआर पर्सपेक्टिव को सेव करते हैं. फिर फ्रेडरिक टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच है जिसमें कहा गया है कि लोग केवल पैसा के लिए काम करते हैं. फिर कहा जा रहा है कि फैटिग, बोरेडम, सोशल इंटरेक्शन, इसमें जो ह्यूमन बिहेवियर जैसे है इनको सिंप्लीफाइड टास्क ने इग्नोर किया है. फिर कहा जा रहा है कि वर्कर रिप्लेसेबल होंगे, जिस कारण से लेबर यूनियन और बहुत सारा सोशल पॉलिटिकल अनरेस्ट आया. व्यू का होता है हमारा वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्यूटी.
ये एक तरह का एनवायरनमेंट है और स्ट्रक्चर वर्क सिस्टम में मीनिंग नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है और इमोशनल रोल को हाईलाइट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हॉथर्न। तो देखिए ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि हॉथर्न ने हॉथर्न स्टडी एल्टन मायो के द्वारा किया गया। यहाँ पे वर्क प्लेस रिलेशनशिप के इंपॉर्टेंस को समझाया गया है। फिर दोस्तों हमारा जो रैशनल इकोनॉमी से सोशल बीइंग में शिफ्ट हुआ है, एग्रिस, मैस्लो, मैग्रर और हर्जबर्ग, इन्होंने नॉन मॉनिटरी मोटिवेटर को एम्फेसाइज किया। टास्क प्राइड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, ये परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। उसके बाद दोस्तों डेवलपमेंट अप्रोच जो है पीपल मैनेजमेंट में बहुत क्रूशियल है। ठीक है, पीपल मैनेजमेंट कब आया? लेट 90s में आया, अर्ली 20th सेंचुरी में आया। फिर बताया जा रहा है कि जो वेलफेयर सेक्रेटरीज हैं ये यूनियन बनाने को रोकते हैं। ठीक है, अर्ली एचआर का क्या फंक्शन है? रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, अप्रेजल, कॉम्पेंसेशन। और लेटर एचआर का क्या पर्पस है? मैन पावर, कैरियर, सक्सेशन, टैलेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो अर्ली एचआर और लेटर एचआर याद रखिएगा। दो एचआर ट्रेडिशन है, प्रॉफिट फोकस वर्सेस सोशल वेलफेयर। मॉडर्न व्यू क्या है एचआर का वो देख लीजिए। प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन ये बहुत जरूरी है। एचआर नया डायमेंशन ऐड करता है और ओल्ड एस्पेक्ट को रिटेन करता है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं मेन पॉइंट। पहला है हॉथर्न स्टडी, एल्टन मायो के द्वारा किया गया, वर्कप्लेस रिलेशनशिप के बारे में बताया गया। रैशनल इकोनॉमी से सोशल वेलबींग में हमारा फोकस शिफ्ट हुआ है। एग्रिस, मास्लो, मैग्रर और हर्जबर्ग, तो इन्होंने क्या किया? नॉन मॉनिटरी मोटिवेटर को एम्फेसाइज किया। टास्क प्राइड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट, ये हमारे परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है। डेवलपमेंटल अप्रोच जो है पीपल मैनेजमेंट में बहुत क्रूशियल है। पीपल मैनेजमेंट इमर्ज हुआ लेट 90s में या अर्ली 20th सेंचुरी में। वेलफेयर सिक्योरिटी यूनियन बनाने को रोकते हैं। अर्ली एचआर, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, अप्रेजल, कॉम्पेंसेशन। लेटर एचआर, मैन पावर, कैरियर, सक्सेशन, टैलेंट मैनेजमेंट। दो एचआर का ट्रेडिशन है, प्रॉफिट फोकस वर्सेस सोशल वेलफेयर। मॉडर्न व्यू क्या करता है कि प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। राइट, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया जा रहा है कि जो एचआर क्या करता है वो इंटीग्रेट करता है पीपल मैनेजमेंट को रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि एचआर जो है एचआर गाइड करता है सिस्टम डेवलपमेंट और इवैल्यूएशन को। मैनेजर एचआर प्रैक्टिस को डेली ये इम्प्लीमेंट करे। राइट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम की, तो लेबर और वेलफेयर से पर्सनल डिपार्टमेंट में ट्रांजिशन हो चुका है, इसीलिए अब इसका नाम हो चुका है एचआरएम। ट्रेडिशनल एक्टिविटी अभी भी एचआरएम के अंदर है और कुछ एक्सपर्ट्स ने इसे क्लासिफाई किया, जैसे कि डिकेंजो ने किया एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, मेंटेनेंस। तो अभी हमने क्या देखा कि जो हमारा एचआर है वो क्या हो गया है, वो पीपल मैनेजमेंट को रिसोर्स मैनेजमेंट से इंटीग्रेट करता है। और यहाँ पहले लेबर और वेलफेयर पे था ट्रांजिशन, अब ये ट्रांजिशन हो चुका है पर्सनल डिपार्टमेंट। राइट, पहले लेबर और वेलफेयर डिपार्टमेंट हुआ करता था, अब ये पर्सनल डिपार्टमेंट में आ गया है। और ट्रेडिशनल एक्टिविटी अभी भी एचआरएम के साथ है। डिकेंजो ने एक्विजिशन, डेवलपमेंट, मोटिवेशन, मेंटेनेंस इस प्रकार से क्लासिफाई किया है एचआरएम को। उसके बाद पारिक एंड रॉ ने कैसे क्लासिफाई किया एचआरएम को वो देख लीजिए, सवाल पूछा जाता है। तो इन्होंने प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एचआरडी, जॉब एंड सैलरी, वर्कर अफेयर, इस फॉर्म में एचआरएम को क्लासिफाई किया है। फिर हम लोग बात करते हैं एचआरएम के फंक्शन की। तो एचआरएम का फंक्शन क्या है? पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एक्विजिशन, प्रमोशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। फिर दूसरा फंक्शन आता है मेंटेनेंस का। तो मेंटेनेंस के अंदर लेबर मैनेजमेंट, ग्रीवियांस, डिसिप्लिन, ये सभी आते हैं हमारे मेंटेनेंस के पार्ट। फिर आता है हमारा एचआरडी। एचआरडी में क्या होता है? इंडक्शन, सोशलाइजेशन, डेवलपमेंट, अप्रेजल, कैरियर प्लानिंग। यदि हम बात करें एचआरएम के सब सिस्टम की, तो समझिए एचआरएम का सब सिस्टम में एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आएगा, डेवलपमेंटल आएगा और प्रिवेंटिव आएगा। एचआरएम का रोल क्या है? बहुत क्रिटिकल है पीपल मैनेजमेंट और डेवलपमेंट में। सीपीडी होता है हमारा कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसकी जरूरत होती है हमें। और डेवलपमेंट जो है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन नीड को मीट करेगा। एचआरएम वर्सेस एचआरडी को कैसे याद रखें? एचआरएम हमारे रूटीन फंक्शन को हैंडल करता है, जबकि एचआरडी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरवेंशन पे फोकस करता है, क्लाइमेट डेवलपमेंट पे, एम्प्लॉय रोल पे और चेंज मैनेजमेंट पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एचआर प्रोफेशनल की रोल की बात करें तो एचआर प्रोफेशनल जो है ट्रेडिशनल एचआरएम से डिराइव हुआ है मॉडर्न डेवलपमेंट में। और यहाँ पे क्या हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा है, स्किल जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ा है और सुपरवाइजर ड्यूटी से शिफ्ट होकर स्पेशलाइज एचआर रोल में शिफ्ट हो चुका है। कोर्स को डिज़ाइन किया गया स्पेसिफिक स्किल के लिए और स्पेसिफिक टेक्निक के लिए। यदि हम एचआरएम के डेवलपमेंट की बात करें तो जो हमारा रिस्पॉन्स है वो सोशियो लीगल इन्फ्लुएंसेस से लिंक होता है। और फिर दोस्तों कुछ बताया जा रहा है आपको स्पेशलाइज फंक्शन के बारे में, जो कि सॉफ्ट फ्लोर मैनेजर के द्वारा एक्नॉलेज किया गया। एकेडमिक नेसेसरी स्किल कवरेज प्रोवाइड करते हैं एचआरएम डेवलपमेंट के रिगार्डिंग।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा HR फंक्शन इवोल्यूशन। तो पर्सनल से लेके HRM HRD में शिफ्ट हुआ है। लाइन मैनेजर बहुत क्रूशियल होते हैं HR डिलीवरी में। प्रोफेशनल डिबेट की बात करें तो क्या HR स्पेशलिस्ट होना चाहिए या लाइन मैनेजर से इंटीग्रेटेड होना चाहिए। दोस्तों आपको यदि इस तरह के कंटेंट चाहिए PDF फॉर्मेट में तो हमारे कैप्सूल कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। हमारे पास कंप्लीट 5 सब्जेक्ट का भी कैप्सूल कोर्स है और इंडिविजुअल EVM का भी कैप्सूल कोर्स है। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर कि कैसे आप इस कैप्सूल कोर्स को एक्सेस करें, यानी तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने कैप्सूल कोर्स का लिंक दे रखा है, डायरेक्टली आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं कोर्स को। इसमें आपको केवल कैप्सूल कोर्स ही नहीं, इस तरह की क्विक रिवीजन PDF तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके अलावा आपको वन लाइनर PDF, शॉर्ट नोट्स, कैप्सूल PDF, क्विजेस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, सभी कुछ इसके हिस्से हैं, कैप्सूल कोर्स के पार्ट हैं। अब बात करते हैं कि ट्रेडिशनल वर्सेज इवॉल्विंग HR रोल में क्या डिफरेंस है। कि ट्रेडिशनल में क्या होता है कि अटेंडेंस, आउटपुट, क्वालिटी, सेफ्टी, ये सभी हमारे ट्रेडिशनल रोल के अंदर आते हैं। और स्पेशलाइज्ड रोल जो होता है स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का और इंडस्ट्रियल रिलेशन का। अब जरा बात करें हम लोग HR के स्ट्रेटजिक रोल की, तो ये बिजनेस स्ट्रेटजी से इंटीग्रेट हुआ है। HR प्रोफेशनल जो है बिजनेस पार्टनर माने जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव की, जिसमें परी कैन रॉ का कंसेप्ट आता है। तो देखिए पहला है सपोर्टिव। सपोर्टिव का मतलब क्या हुआ कि हम ऑपरेशन को स्ट्रेंथन करें, एग्जीक्यूटिव लेवल को स्ट्रेंथन करें। फिर आता है हमारा सिस्टम डेवलपमेंट, यानी पीपल और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम को डेवलप करें। मैनेजरियल, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटिंग और रिटेनिंग। फिर आता है हमारा कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट, यानी टेक्निकल, मैनेजरियल, कोपिंग कॉम्पिटेंसीज, ये सभी हमारे डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव है जो कि परी कैन रॉ के द्वारा दिए गए। सपोर्टिव, सिस्टम डेवलपमेंट, मैनेजरियल और कॉम्पिटेंस डेवलपमेंट, ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद प्रोसेस की बात करें तो आप चेंजेस से अडेप्ट कीजिए, प्रॉब्लम को डायग्नाइज कीजिए, करेक्टिव स्टेप्स लीजिए, ये सभी हमारे प्रॉब्लम के पार्ट होते हैं। बात करते हैं हम लोग क्वालिटेटिव ओरिएंटेशन इन HRD। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, ह्यूमैनिज्म, शेयर्ड कंट्रोल, सोशल कमिटमेंट, इस पे जोर दिया गया। क्रिटिकल HRD एट्रीब्यूट की बात करें जो कि परी कैन रॉ के द्वारा दिया गया, तो पहला आता है हमारा टेक्निकल के अंदर क्या आता है, अप्रेजल, बिहेवियरल टेस्ट, ट्रेनिंग, बिहेवियरल साइंस, कैरियर प्लानिंग, काउंसलिंग, तो ये हमारा टेक्निकल का पार्ट हो गया। फिर आता है मैनेजरियल, तो ऑर्गेनाइजिंग, सिस्टम डेवलपमेंट, ये हमारा मैनेजरियल का पार्ट होता है। फिर आता है हमारा पर्सनैलिटी, यानी कुछ इनिशिएटिव आ गया, फेथ इन ह्यूमन कैपेबिलिटी, पॉजिटिविटी, क्रिएटिविटी, तो ये सभी हमारे क्रिटिकल HRD एट्रीब्यूट माने जाते हैं, टेक्निकल, मैनेजरियल और पर्सनैलिटी। यदि हम की HRM ट्रेड की बात करें तो पहला आता है इनिशिएटिव, फेथ इन पीपल, कंसर्न फॉर डेवलपमेंट, टीम वर्क। बैंक को ज़्यादा प्रोफेशनल HRM प्रैक्टिसेस की रिक्वायरमेंट है। यदि हम बात करें HR कॉम्पिटेंसी मॉडल की तो 19 कॉम्पिटेंसीज हैं, जिसके अंदर 9 बिहेवियरल है और 10 फंक्शनल है। पूछा जा सकता है कि कितने HR कॉम्पिटेंसीज मॉडल में कितने कॉम्पिटेंसीज हैं, तो आप याद रखिएगा 9 बिहेवियरल है, जैसे कि कम्युनिकेशन, इनिशिएटिव, ये सभी बिहेवियरल के अंदर आते हैं, और 10 हमारा फंक्शनल है, जैसे कि बिजनेस नॉलेज, चेंज मैनेजमेंट, ये सभी हमारे फंक्शनल के अंदर आते हैं। यदि हम बात करें HR फंक्शन इन बैंक की तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंज की रिक्वायरमेंट है, HRD कोऑर्डिनेट करे ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ को। बात करें हम लोग HRM में प्रोफेशनलिज्म की, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोफेशनलिज्म इन HRM। तो देखिए आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशनल, एकेडमिक और प्रोफेशनल बॉडी एफर्ट्स के माध्यम से। एक होता है हमारा SHRM का कंपोनेंट्स क्या होता है, कॉम्पिटेंसी मॉडल क्या है, वो जरा देख लीजिए। देखिए SHRM के अंदर हमारा लीडरशिप आएगा, एथिक्स आएगा, बिजनेस एक्यूमेन आएगा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट आएगा। अब एक पॉइंट को समझिए आप, वर्मा परीक्षात एंड कुमार स्टडी 2018 में किया गया। तो HRM का रोल बताया गया कि फंक्शनल स्पेशलिस्ट है, स्ट्रेटजिक पार्टनर है, और यहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव से शिफ्ट होकर स्ट्रेटजिक रोल में आ गया है, जो कि वेस्टर्न प्रैक्टिस से अलाइन हो रहा है। तो ये 2018 का स्टडी है, रिसेंट स्टडी है, ऑब्वियसली 7 ईयर्स लेटर, 6 ईयर लेटर्स, ओके। तो इनका कहना है कि पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रोल हुआ करता था, लेकिन अब वो स्ट्रेटजिक रोल में कन्वर्ट हो गया, जो कि हमारे वेस्टर्न प्रैक्टिस से HR होता है। SHRM याद रखिएगा, स्ट्रेटजिक HRM बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने 19 कॉम्पिटेंसीज की बात की इस पार्टिकुलर स्लाइड में। अब HR रोल को यदि हमें इन्हांस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडिशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर करना पड़ेगा, हमें स्टडी सर्कल और स्टडी सर्कल होल्ड करना पड़ेगा, आइडियाज को एक्सचेंज करना पड़ेगा, हमें टेक्निकल एक्सपर्ट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, हमें प्रॉब्लम बेस्ड प्रोजेक्ट को अंडरटेक करना पड़ेगा। यदि हम बात करें क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल HR प्रोफेशनल, तो लीडरशिप, इम्पार्शियलिटी, अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलिजेंस, ये सभी हमारे सक्सेसफुल HR प्रोफेशनल के बहुत बड़े क्वालिटीज होते हैं। यदि हम बात करें HR फंक्शनरिंग पे डिबेट की, तो देखिए सबसे पहले आपको स्पेशलिस्ट और एक्सपीरियंस लाइन मैनेजर के बीच के डिफरेंस को समझना पड़ेगा, और दूसरी बात आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन और प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव, इसमें क्या अंतर है ये भी देखना पड़ेगा। SHRM के बारे में अभी हमने बात करी थी, वही SHRM इंटीग्रेशन। तो HRM जो है बिजनेस स्ट्रेटजी से अलाइन करे, एक तरफ HRM है, एक तरफ बिजनेस स्ट्रेटजी है, और दोनों को आपको अलाइन करना है। HR इशू को कंसिडर किया जाए बिजनेस प्लानिंग में, बैंक को इंटीग्रेट करना पड़ेगा HRM को अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक प्लानिंग में। अब हम स्ट्रेटजिक HRM की डेफिनेशन की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन। तो देखिए स्ट्रेटजिक HRM क्या करता है कि जो हमारा एम्प्लॉय का नॉलेज है, ओके, एम्प्लॉय के नॉलेज को, एम्प्लॉय के स्किल को, एम्प्लॉय की एबिलिटीज़ को बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ, मैंने आपको पहले ही बोला है
कि SHRM का मतलब ये होता है कि आप HR को HRM को अलाइन कर रहे हैं बिजनेस स्ट्रेटजी से। तो वही आप कर रहे हैं ना यहाँ, एम्प्लॉय के नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज़ को बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ अलाइन कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि बिजनेस परफॉर्मेंस बढ़ेगा और कल्चर बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। आप एम्प्लॉय को इंगेज करेंगे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में, राइट। ये सभी इसके पॉजिटिव इंपैक्ट हैं। अब बात करते हैं हम लोग HR रोल एंड फंक्शन की। तो पहला आता है कोर पीपल रोल, जिसमें सिलेक्शन, ओरिएंटेशन, कैरियर डेवलपमेंट, मोटिवेशन, कॉम्पेंसेशन, वेलफेयर सर्विस, रिटेंशन और टर्मिनेशन आता है। इसको क्या कहा जाता है? कोर फंक्शन ग्रुप। याद रखिएगा, कोर पीपल रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू का ऐड रोल। इसके अंदर क्या क्या आता है वो जरा देखिए। हम लोग HR के रूल्स एंड फंक्शन की बात कर रहे हैं। पहला रोल अभी हमने डिस्कस किया जो कि है कोर पीपल ग्रुप, कोर पीपल रोल। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू एडेड रोल, तो इसमें लर्निंग एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, फ्लेक्सिबल कल्चर, ये सभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू के ऐड रोल के अंदर आते हैं। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो है हमारा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशनल रोल। तो ये क्या करता है कि HR के इनिशिएटिव को बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि HR के स्ट्रेटजी को बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ, HR के इनिशिएटिव को बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चेंज को मैनेज करेगा, ROI को एसेस करेगा ह्यूमन कैपिटल में, ये सब पार्ट है। तो अभी 3 रोल डिस्कशन किए, फिर से रिकॉल कर लीजिए। कोर पीपल रोल, ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एड रोल और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन रोल। अब बात करते हैं अल्रिच का नया HR मैंडेट। तो अल्रिच ने पार्टनर कहा जा गया है कि जो मैनेजर के साथ पार्टनर होता है, किया जाता है स्ट्रेटजिक एग्जीक्यूशन के लिए। और फिर एक्सपर्ट जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन, हमें वर्क ऑर्गेनाइजेशन में और एफिशिएंसी में एक्सपर्ट होना पड़ता है। चैंपियन फॉर एम्प्लॉयज़, इंक्रीजिंग देयर कमिटमेंट एंड रिजल्ट्स, एजेंट ऑफ कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन, इंप्रूविंग कैपेसिटी फॉर चेंज। अब यदि हम बात करें HR के इवॉल्विंग रोल की, लिस्ट टॉक अबाउट द इवॉल्विंग रोल ऑफ HR। तो पहले हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हुआ करता था, अब वो स्ट्रेटजिक इन्वॉल्वमेंट में कन्वर्ट हो गया है। इस पे ये वैसे एक्टिविटीज़ पे फोकस करता है जो कि कस्टमर सर्विस को डायरेक्टली इंप्रूव करता है, शेयर होल्डर वैल्यू को डायरेक्टली इंप्रूव करता है। तो इसको बोलते हैं HR इवॉल्विंग रोल। तो HR फोकस ऑन एक्टिविटीज दैट डायरेक्टली improve the customer service and shareholder value। HR प्रोफेशनल, HR रिलेशन मैनेजर इन कुछ बैंक, मतलब HR प्रोफेशनल जो है ना, HR रिलेशन मैनेजर की तरह काम करते हैं कुछ बैंकों में। यदि हम SHRM की पॉइंट्स की बात करें, अभी रिकॉल कर लेते हैं। तो पहले HR अपनी स्ट्रेटजी को बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करेगा। HR बिजनेस प्लानिंग और लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल गोल में कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। ये सभी हमारे स्ट्रेटजी के अलाइनमेंट का पार्ट हो गया। और फिर उसके बाद दोस्तों कॉम्पिटेंसी गैप को आइडेंटिफाई करना। HR गैप आइडेंटिफाई करेगा नॉलेज में, स्किल में और एबिलिटीज़ में, कहाँ हमारा गैप्स है। मैनेजमेंट के साथ काम करेगा ताकि इन सभी गैप को एड्रेस कर सके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के माध्यम से। यदि हम HR प्रोफेशनल के नए रोल्स की बात करें तो पहला रोल आता है हमारा स्ट्रेटजिक बिजनेस पार्टनर। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। तो HR जो है लाइन मैनेजर के साथ कोलैबोरेट करेगा, डे टू डे एम्प्लॉय के इशू को डेलीगेट करेगा। फिर आता है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, यहाँ पे कोर HR पॉलिसी पे फोकस किया जाएगा, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में फोकस किया जाएगा। फिर आएगा वैल्यू क्रिएशन, यानी HR इनिशिएटिव को बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ अलाइन कीजिए ताकि वैल्यू को ड्राइव कर सके। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये भी हमारा पार्ट है स्ट्रेटजिक HRM का, यानी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट को एसेंशियल है, करिकुलम को रिफ्लेक्ट करेगा रियल बिजनेस कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा लिवरेजिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। HR समझेगा और इंप्लीमेंट करेगा प्रोसेस को जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे। फिर आता है कंसल्टेटिव एंड लीडरशिप रोल। तो आप स्ट्रॉन्ग कंसल्टेटिव स्किल को डेवलप कीजिए, इनिशिएटिव को लीड कीजिए जो कि बिजनेस गोल और एडेप्टेबिलिटी को सपोर्ट करे। स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट मैंने आपको बताया कि HR बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करेगा, प्लानिंग को कंट्रीब्यूट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करेगा। कॉम्पिटेंसीज गैप में मैं आपको बताया कि नॉलेज को एड्रेस करना, स्किल और एबिलिटी गैप को एड्रेस करना, ये कॉम्पिटेंसी गैप आता है। नए HR रोल में क्या क्या आ चुका है? पहला तो आ गया है स्ट्रेटजिक पार्टनर, यानी लाइन मैनेजर और बिजनेस क्रिटिकल फंक्शन को सपोर्ट करना। दूसरा आ गया है सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, कोर HR पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में फोकस करना। और तीसरा आ गया वैल्यू क्रिएशन, HR इनिशिएटिव को अलाइन करना बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ ताकि वैल्यू को ऐड कर सकें। तो ये 3 रोल याद रखिएगा, स्ट्रेटजिक पार्टनर, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस और वैल्यू क्रिएशन। IT प्रोफिशिएंसी की बात करें तो HR प्रोफेशनल को एक्सपर्टाइज चाहिए IT में ताकि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ पेश रख सके। कंटिन्यूअस लर्निंग, यानी कि हमारा ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सके और स्किल को एक्वायर कर सके। डेवलपमेंट इंडिया, तो इंडिया में जो डेवलपमेंट है वो उसको ग्लोबल ट्रेंड और लेजिस्लेशन के द्वारा इन्फ्लुएंस किया जाता है जो कि इवॉल्व हो चुका है हमारे लेवल वेलफेयर से। अब देखिए कुछ प्रोफेशनल बॉडीज होते हैं जैसे कि IPM और NILM, इन्होंने एडवांस किया HR को एक प्रोफेशनल के रूप में। और फिर दोस्तों प्रोफेशन के बारे में और फिर बताया जाए गवर्नमेंट का लेजिस्लेशन, कुछ एक्ट है जो कि इंश्योर करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिले, और एम्प्लॉय वेलफेयर के बारे में जो कि HR प्रैक्टिसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रोएक्टिव HR की बात करें तो प्रोएक्टिव HR का फोकस ही होता है कहाँ पे? तो देखिए प्रोएक्टिव HR का फोकस होता है हमारा कि हम समझ सके और लिवरेज कर सके बिजनेस प्रोसेस को। यह एम्प्लॉय डेवलपमेंट को पे जोर डालता है, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट, एम्प्लॉय के वेलफेयर और अलाइनमेंट विद बिजनेस गोल पे जोर डालता है प्रोएक्टिव HR हमारा। अब बात करें हम लोग करिकुलम एंड ट्रेनिंग की, तो HR स्टडीज़ के अंदर हमारा बिजनेस कॉन्टेक्स्ट आएगा, कस्टमर वैल्यू आएगा। स्पेशलाइज प्रोग्राम जैसे कि MHRM बहुत जरूरी एक्सपर्टाइज के लिए। HR डिलीवर करे वैल्यू अपने एक्सटर्नल कस्टमर को। HR प्रोफेशनल को IT और बिजनेस नॉलेज के साथ इक्विप कीजिए
ये हमारा एक्सटर्नल कस्टमर वैल्यू आएगा। फिर प्रोएक्टिव एचआरएम मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन को अवॉइड करेगा और फ्यूचरिस्टिक एचआरएम स्ट्रेटजी को अवॉइड करेगा। एचआरडी का इवोल्यूशन जो है कुछ इंडियन एकेडमिशियन जैसे परीक एंड राव ने एडवांस एचआरडी दिया था 1980 में। एचआरडी नेटवर्क की बात करें तो नेशनल एचआरडी नेटवर्क है और कुछ फोरम है जो कि एचआरएम प्रैक्टिसेस को इनहांस करती हैं। दे ऑल्सो कम्स अंडर एचआरडी नेटवर्क। एचआरएम एडॉप्शन की बात करें तो भारतीय ऑर्गेनाइजेशन ने एचआरएम पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। एचआर एक कोड की माना जाता है। एचआर प्रैक्टिस को कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन कीजिए। न्यू एचआर पॉलिसी इसका फोकस है कि जो नया एचआर पॉलिसी है इसका फोकस है डाइवर्सिटी में, जेंडर पैरिटी में और फिर पे इक्वालिटी और मेंटरशिप में। हॉलिस्टिक हायरिंग की बात करें तो एम्प्लॉयर और जॉब सीकर कंसीडर करते हैं एक से ज़्यादा मोर देन सैलरी, राइट। ऑब्वियसली इसको हॉलिस्टिक हायरिंग कहा जाता है। क्रूशियल एचआर रोल, एचआर बहुत जरूरी है रिक्रूटमेंट से लेकर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस तक। और टेक इंटीग्रेशन, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आप यूज आरडीएफ और रिक्रूटमेंट कर सकते हैं और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर आता है हमारा डेटा एनालिटिक्स। एम्प्लॉय एक्सपीरियंस को इंप्रूव कीजिए और डेटा प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कीजिए। इवॉल्विंग एचआर ग्रोथ टैलेंट पे, वर्क कल्चर पे और एम्प्लॉयर ब्रांडिंग पे फोकस करता है। यदि इवॉल्विंग एचआर बोले, देखिए कुछ हमारे पहले बेसिक एक्टिविटी हुआ करते थे, अब वो क्रूशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो इसके कारण से पीपल को की ऑर्गेनाइजेशन एसेट माना जाता है, समझ रहे ना। इसीलिए एचआर को कहा गया कि इवॉल्व हुआ है कि पहले का पहला जो फंक्शन था वो बेसिक एक्टिविटी था, अब वो क्रूशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है। दैट्स व्हाई पीपल आर कॉल्ड की ऑर्गेनाइजेशनल एसेट। जॉब सेटिस्फैक्शन की बात करें तो हाई जॉब सेटिस्फैक्शन के कारण क्रिएटिविटी आएगा, कमिटमेंट आएगा और एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आएगा। डेवलपमेंट सिस्टम की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम चाहिए जो कि हमारे इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन से अलाइन करे। अब हम बात करते हैं एचआरएम की इवोल्यूशन की। तो पहले बेसिक टास्क हुआ करता था, वाइटल फंक्शन हो गया है, लोगों को एक की एसेट के रूप में देखने लगा है। जॉब सेटिस्फैक्शन के कारण क्रिएटिविटी और हाई परफॉर्मेंस आएगा, मैंने भी आपको बताया। एचआरडी और इसके सबसिस्टम की बात करें, देखिए इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन ने ह्यूमन वर्क को डिमोनाइज किया, इसका फोकस शिफ्ट हुआ ह्यूमन नीड्स और जॉब एनरिचमेंट में। पहला स्ट्रेटजीज की बात करें तो इमोशन को रिकॉग्नाइज कीजिए और फिर क्या कीजिए कि जॉब कंटेंट को पहले आप देखिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिकॉग्नाइज द इमोशन एंड देन ऑल्सो इनहांस द जॉब कंटेंट फॉर मोटिवेशन। परफॉर्मेंस लिंकिंग की बात करें तो क्या बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस डिपेंड ऑन इंडिविजुअल स्किल एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। अब देखिए 1970 से लेकर 1980 में क्या हुआ, एचआरडी का एक्सपेंशन हुआ। ट्रेनिंग के बियॉन्ड इनका फोकस था कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी पे और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप पे। तो पहले तो ट्रेनिंग तो है ही है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी एचआरडी का फोकस था। ट्रेनिंग की क्या जरूरत है, तो मैनेजर को ट्रेनिंग चाहिए लीडरशिप में, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में और कम्युनिकेशन में। ये ट्रेनिंग की सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट थी। फिर हमारा बात कर रहा है 1990 में जो कंप्यूटराइजेशन हुआ। कंप्यूटराइजेशन का फोकस था ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जिसमें कंप्यूटर लिटरेसी के कारण आउटसोर्सिंग के कारण बना। 2000 से लेकर 2020 में ग्लोबलाइजेशन आया। देखिए 1990 में कंप्यूटराइजेशन आया तो चैलेंज में क्या है, चैलेंज क्या फेस किए सीनियर्स कि वो नया टेक्नोलॉजी से स्ट्रगल किए, मतलब कि ट्रेनिंग का डिमांड बढ़ गया उस वक्त। फिर आता है 2000 से लेकर 2020 में ग्लोबलाइजेशन आया तो कंपटीशन के कारण क्या हुआ, कस्टमर सर्विस पे फोकस बढ़ा और इंटरपर्सनल स्किल बढ़ा, ठीक है। फिर हम बात करें बैंकिंग सेक्टर की तो पहला आता है एडेप्टेशन। तो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक कंपटीशन फेस करते हैं, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं, रिस्ट्रक्चर करते हैं और ट्रेनिंग को इनहांस करते हैं। मर्जर की बात करें तो देखिए कंसोलिडेट किया जाता है बैंकों को ताकि बैंक को स्ट्रेंथन किया जा सके और ह्यूमन इम्पैक्ट बियॉन्ड फाइनेंशियल मैट्रिक्स। एचआरएम इवोल्यूशन की बात करें तो पहला हमारा स्ट्रेटजिक एचआरएम आता है, मतलब एचआरएम में स्ट्रेटजिक पार्टनर होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अलाइन होगा। और एक होता है ग्लोबल एचआरएम, इसका फोकस होता है ग्लोबल प्रैक्टिस में और एम्प्लॉय रिटेंशन में। फिर तो याद रखिएगा स्ट्रेटजिक एचआरएम का मेन काम ही है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अलाइन करें, राइट। तो एचआरडी के सिस्टम की बात करें तो पहला आता है हमारा लर्निंग एंड डेवलपमेंट, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल, फीडबैक एंड काउंसलिंग, पोटेंशियल अप्रेजल, कैरियर प्लानिंग एंड काउंसलिंग, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। एक आता है एचआरआईएस यानी ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, और फिर आता है हमारा टैलेंट मैनेजमेंट एंड सक्सेसिव प्लानिंग। तो ये सभी सिस्टम एक साथ काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को इनहांस करते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए। जॉब एनालिसिस की बात करें, देखिए इसका पार्ट होता है, पहला होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर क्या होता है, जॉब का टाइटल, पर्पस, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, वर्किंग कंडीशन, ये सभी चीज़ को डाला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई स्टेनोग्राफर का ड्यूटी है, वो डिक्टेशन लेगा, टाइप करेगा, स्केड्यूल मैनेज करेगा, रिकॉर्ड कीपिंग करेगा, ये सभी दोस्तों जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाएंगे। तो जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आप जॉब टाइटल को आउटलाइन कीजिए, पर्पस क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ये सभी को आउटलाइन कीजिए, हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन के पार्ट के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे रिक्वायर्ड नॉलेज को डिफाइन किया जाएगा, स्किल और क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कि एजुकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। तो इस एक स्टेनोग्राफर को शॉर्ट हैंड स्किल होना चाहिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होना चाहिए और अच्छा पर्सनैलिटी होना चाहिए। तो अभी तक हमने जॉब डिस्क्रिप्शन की बात की, जॉब स्पेसिफिकेशन की बात की, हम लोग जॉब इवैल्यूएशन की बात करते हैं। हाउ डू वी इवैल्यूएट, देखिए दोस्तों जॉब एनालिसिस डेटा को यूज़ करके हम लोग एक्टिविटीज़ को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और क्वालिफिकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमारे मैन पावर प्लानिंग में हेल्प करता है। फिर दोस्तों फिर बताया जा रहा है कि मैन पावर प्लानिंग में, रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सभी में हेल्प करता है, राइट। अब कुछ टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
देखिए टास्क क्या होता है, टास्क हमारा एक बेसिक एलिमेंट है जॉब का, याद रखिएगा। टास्क इज द बेसिक आइसोलेटेड एलिमेंट ऑफ जॉब। जॉब क्या होता है, सिस्टम ऑफ टास्क होता है अचीविंग ए प्रोडक्ट। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा टास्क है, तो ऐसे बहुत सारे टास्क मिलकर एक जॉब को बनाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि टास्क इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ जॉब एंड सिस्टम ऑफ टास्क जो है मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इसको जॉब कहते हैं। पोजीशन क्या होता है कि एक हायरार्किकल अरेंजमेंट होता है रिपोर्टिंग विथ रिपोर्टिंग एक्सपेक्टेशन, राइट। तो ये हमारा पोजीशन कहलाता है कि फिर नेक्स्ट है हमारा रोल। तो रोल का फोकस कहाँ पे होता है, म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब बात करते हैं एचआरडी सिस्टम की, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है, आई थिंक इट इज रिपीटेड। एचआरडी सिस्टम में लर्निंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, एचआरआईएस और टैलेंट मैनेजमेंट, ये सभी सिस्टम होते हैं, ये सभी सब पार्ट होते हैं एचआरडी सिस्टम के, ठीक है। और जॉब एनालिसिस में क्या आता है, पहला जॉब डिस्क्रिप्शन, आप जॉब टाइटल, पर्पस, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन कीजिए। जॉब स्पेसिफिकेशन में आप नेसेसरी नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज़ को देखिए, जैसे कि अभी हमने आपको एग्जांपल के द्वारा समझाया था, ठीक है। जैसे कोई स्टेनोग्राफर को शॉर्ट हैंड स्किल चाहिए, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जॉब का टाइटल क्या है, पर्पस क्या है, ड्यूटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, सब जॉब डिस्क्रिप्शन में आएगा। और फिर आता है हमारा कि जॉब को किस प्रकार का नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए। सो दिस इज द सेकंड पार्ट। ये दो चीज़ ध्यान रखेंगे जॉब एनालिसिस के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं हम लोग ये तीनों के बारे में हमने बात की। जॉब एनालिसिस के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन आता है, जिसके अंदर जॉब टाइटल, जॉब पर्पस, जॉब ड्यूटीज, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये सभी आएंगे। जॉब इवैल्यूएशन के अंदर जॉब एनालिसिस के डाटा को यूज करके हम लोग एक्टिविटीज़ को एसेस करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और क्वालिफिकेशन को। वर्क वर्सेस टास्क, जॉब की बात करें तो वर्क के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सोशियो साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है, या देखिएगा सोशियो साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है, जिसके अंदर जॉब, सेल्फ और अदर ये सभी इंक्लूडेड है वर्क के अंदर, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट। उसके बाद यदि हम बात करें आरएटी क्या होता है, हमारा रोल एनालिसिस टेक्निक। ये क्या होता है कि ये रोल एक्सपेक्टेशन को क्लासिफाई करेगा, ऑब्लिगेशन को, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जिसको केपीए बोलते हैं, केपीए को आइडेंटिफाई करेगा और क्रिटिकल एट्रीब्यूट को लिस्ट करेगा। यदि हम जॉब एनालिसिस के पर्पसेस की बात करें तो देखिए कुछ पर्पसेस यहाँ पे लिखे गए हैं। पहला पर्पस है हमारा कि सोर्स ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन, पहला जॉब होल्डर, तो जॉब होल्डर में डिटेल इंसाइट मिलता है टास्क और एक्टिविटीज़ में। फिर सुपरवाइजर, ब्रोडर पर्सपेक्टिव मिलता है, जॉब पे परफॉर्मेंस पे डिजाइन कर सकते हैं। कस्टमर फीडबैक मिलता है जॉब रिलेटेड इंटरेक्शन से रिलेटेड। और एक्सपर्ट जॉब एनालिसिस, यहाँ पे साइंटिफिक डेटा कलेक्शन होता है, प्रोसेसिंग होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग सोर्स ऑफ डेटा। जॉब होल्डर, सुपरवाइजर, कस्टमर और एक्सपर्ट। डेटा कलेक्शन मेथड, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, ये सभी हमारे क्या होते हैं कि डेटा को कलेक्ट करने के तरीके होते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन के माध्यम से भी डेटा कलेक्ट किया था। डेटा एनालिसिस की बात करें तो डेटा को डिस्कस कीजिए एक्सपर्ट के साथ, ताकि जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को एक्यूरेटली डिफाइन कर सकें। बात करें जॉब आइडेंटिफिकेशन की तो सबसे पहले टाइटल आएगा, ऑफिशियल जॉब टाइटल, अल्टरनेट टाइटल क्या आएगा यदि एप्लीकेबल हो तो, डिपार्टमेंट जहाँ पे जॉब लोकेटेड है, प्लांट आएगा, जॉब कोड आएगा। जॉब समरी के अंदर आपका डेफिनेशन होगा और एक्सप्लेनेशन होगा जॉब का। फिर दोस्तों आपने कौन कौन से ड्यूटीज परफॉर्म किए, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, मेथड एंड पर्पजेज। और फिर क्या होता है सुपरविजन, ग्रीन एंड रिसिप्ट। तो टाइटल और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है सुपरवाइजरी रोल का, उसे लिखा जाएगा। रिलेशन विथ अदर जॉब मतलब क्या होता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली वर्कफ्लो रिलेशनशिप को दिखाया जाएगा। मशीन इक्विपमेंट, मशीन टूल एंड मटेरियल की बात करें तो इक्विपमेंट और मटेरियल कौन सा यूज किया गया, वर्किंग कंडीशन क्या है। यदि हम बात करें जॉब स्पेसिफिकेशन की तो पहला एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपको एकेडमिक बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, और फिर हमें पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियरल एट्रीब्यूट, फिजिकल मेकअप, इंटरेस्ट, अदर रिक्वायरमेंट, ये सभी पार्ट है हमारे जॉब स्पेसिफिकेशन के। अब बात करते हैं हम लोग लर्निंग एंड डेवलपमेंट में। तो लर्निंग एंड देखिए कंटिन्यूस ग्रोथ और स्किल डेवलपमेंट जो होता है एम्प्लॉय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम चेंजिंग स्किल और नॉलेज नीड्स को ऐसे अडेप्ट कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होता है कि स्किल को इन्हांस करना, फिर नॉलेज और कॉम्पिटेंसीज को इन्हांस करना, फोकस करना कि हम नए स्किल और एटीट्यूड को एक्वायर करें। गोल क्या होता है कि बिहेवियर और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, नॉलेज को शेयर करना, इंसाइट शेयर करना एफिशिएंसी के लिए। और फिर ऑर्गेनाइजेशन एप्लीकेशन की बात करें तो लर्निंग एस्पेक्ट को फॉर्मलाइज करना, इंडिविजुअल डेवलपमेंट को इनकरेज करना, और बैलेंस मैच्योरिटी को इन्हांस करना, इफेक्टिवनेस को इन्हांस करना। यदि बात करें लर्निंग एंड डेवलपमेंट कैटेगराइजेशन की तो ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में लर्निंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज किया जाता है। पहला आता है हमारा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है, व्हाट इज ट्रेनिंग? तो ट्रेनिंग इज स्पेसिफिक टू जॉब रोल, इसका एम होता है इमीडिएट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट एंड इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन द जॉब आउटकम। तो इमीडिएट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग ट्रेनिंग का यूज़ करते हैं। दूसरा आता है हमारा एजुकेशन। तो जनरल लर्निंग है जो कि हमारे स्पेसिफिक रोल से टाइड नहीं होता है। याद रखिएगा ट्रेनिंग टाइड टू स्पेसिफिक रोल, एजुकेशन इज नॉट टाइड टू स्पेसिफिक रोल। तो एजुकेशन का फोकस होता है कि हम ब्रॉडर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को समझें। तो फिर से मैं रिपीट कर दूँ, ट्रेनिंग के अंदर हमारे जॉब रोल से स्पेसिफिक होता है, इमीडिएट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट पे फोकस होता है। एजुकेशन हमारा जनरल लर्निंग है जो कि हमारे इमीडिएट स्पेसिफिक रोल से फोकस नहीं है। बात करें डेवलपमेंट की तो डेवलपमेंट पर्सनल ग्रोथ और ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज बिल्डिंग, टारगेटिंग नॉन लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट रेदर देन इमीडिएट परफॉर्मेंस।
यदि हम एडल्ट लर्निंग के इंपेरेटिव की बात करें तो पहला आता है हमारा हिस्टोरिकल रूट, एडल्ट एजुकेशन जो कि हमारे एंशिएंट टाइम में हुआ करता था, इसने एक्टिव इंक्वायरी और लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को एम्फेसाइज किया है। फिर आता है हमारा एंड्रागॉगी। एंड्रागॉगी का मतलब होता है सेल्फ मोटिवेशन, लाइफ एक्सपीरियंस एंड रेडीनेस फॉर लर्निंग एंड डिस्टिंग्विशिंग एडल्ट लर्निंग फ्रॉम चाइल्ड लर्निंग। पेडागॉगी होता है चाइल्ड लर्निंग, याद रखिएगा। तो एडल्ट लर्निंग का यदि प्रिंसिपल की बात करें तो पहला होता है सेल्फ डायरेक्टेड, यानी लर्नर पेस और स्टाइल सेट करता है। दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशनल, यानी पर्सपेक्टिव और वर्ल्ड व्यू चेंज करना, एक्सपीरियंस। और चौथा आता है हमारा मेंटरिंग। ये सभी हमारे प्रिंसिपल्स हैं एडल्ट लर्निंग के। फिर हम लोग बात करें एसएटी क्या होता है। अच्छा देखिए कुछ और है, लर्निंग का थ्योरी देख लीजिए। लर्निंग थ्योरी में सबसे पहला आता है हमारा बिहेवियरल थ्योरी। इसका फोकस किस पे होता है, स्टिमुलस रिलेटेड स्टिमुलस रिस्पॉन्ड कंडीशनिंग। फिर आता है कॉग्निटिव, यानी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को एनहांस करता है। फिर आता है हमारा ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक क्या होता है, यानी कि इंडिविजुअल पोटेंशियल और यूनिक डेवलपमेंट पाथ को प्रमोट करेगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, लर्निंग थ्योरी हमने 3 डिस्कस किए हैं। पहला हमने बिहेवियरल डिस्कस किया, इसका फोकस है स्टिमुलस रिलेटेड रिस्पॉन्स कंडीशनिंग। फिर हमने कॉग्निटिव डिस्कस किए, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। और हमने ह्यूमनिस्टिक के बारे में बताया, इंडिविजुअल पोटेंशियल एंड यूनिक डेवलपमेंट पाथ। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारा इंटीग्रेटेड एस्पेक्ट होता है बिहेवियरल, कॉग्निटिव और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी का। तो इसमें मोटिवेशन, फीडबैक और इन्फोर्समेंट चाहिए ताकि लर्निंग आउटकम को रिइंफोर्स कर सके। अब बात करें हम लोग एसएटी की। एसएटी होता है हमारा सिस्टमेटिक अप्रोच टू ट्रेनिंग। इसमें टीएनए का फॉर्म याद रखिएगा, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस होता है। आप वैसे स्किल गैप को आइडेंटिफाई कीजिए परफॉर्मेंस अप्रेजल के माध्यम से और बिजनेस प्लान के माध्यम से, कहाँ स्किल गैप है। उसके बाद आप डेटा गैदर कीजिए स्टेक होल्डर से ताकि स्पेसिफिक ट्रेनिंग नीड्स को पिन पॉइंट कर सकें। ठीक है, स्टेक होल्डर आपको डेटा प्रोवाइड करेगा कहाँ ट्रेनिंग नीड्स की जरूरत है। ट्रेनिंग प्लान को प्रिपेयर कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए ट्रेनिंग नीड्स को और रिसोर्सेज को अकॉर्डिंगली एलोकेट कीजिए। प्रॉब्लम टाइप को डिफाइन कीजिए, टारगेट ऑडियंस कौन सा है, सब सब्जेक्ट एरियाज कौन सा है। ट्रेनिंग को कंडक्ट कीजिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवैल्यूएट कीजिए और फाइनली ट्रेनर का सिलेक्शन कीजिए और डेवलपमेंट कीजिए। देखिए रिसोर्स एलोकेशन की बात करें तो आप रिसोर्स को एलोकेट कीजिए बेस्ड ऑन प्रायोरिटाइज ट्रेनिंग नीड। आपने ट्रेनिंग नीड देख लिया ना, उस हिसाब से रिसोर्स को एलोकेट करना है टीएनए के माध्यम से। टीएनए क्या होता है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के माध्यम से। फिर ट्रेनिंग डिलीवरी की बात करें तो ऑन द जॉब वर्सेस फॉर्मल क्लासरूम ट्रेनिंग डिसाइड कीजिए किस तरह का ट्रेनिंग देना है, बेस्ड ऑन किस पे डिपेंड करेगा किस तरह का स्किल रिक्वायरमेंट है। कंटिजेंसी प्लानिंग, यानी कि आप अनफॉर्चुनेट नीड को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर रहिए। एक फ्लेक्सिबल रिसोर्स बनाइए या पार्टनर कीजिए एक्सटर्नल प्रोवाइडर के साथ। इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करें, पहला आता है ऑब्जेक्टिव सेटिंग। आप क्लियर ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कीजिए। फिर आता है मेथोडोलॉजी, आप एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड को चूज कीजिए, जैसे लेक्चर हो गया, केस स्टडी हो गया, रोल प्ले हो गया, सिमुलेशन हो गया। फिर इवैल्यूएशन लेवल में आप ट्रेनिंग के इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट कीजिए किक पैट्रिक मॉडल में। पहला आता है रिएक्शन, यानी इमीडिएट पार्टिसिपेंट फीडबैक। दूसरा आता है लर्निंग, नॉलेज और स्किल एक्विजिशन को मेजर कीजिए थ्रू असेसमेंट। तीसरा आता है बिहेवियर, यानी कि आप लर्निंग का जो एप्लीकेशन है जॉब सेटिंग में उसे ऑब्जर्व कीजिए, इसको बिहेवियर का पार्ट होता है। और फिर आता है हमारा रिजल्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन इंपैक्ट को इवैल्यूएट कीजिए, आरओआई को इवैल्यूएट कीजिए बेस्ड ऑन इंप्रूव परफॉर्मेंस। अब देखिए ट्रेनर का सिलेक्शन और डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ट्रेनर को सिलेक्ट करने के लिए आप चूज करते हैं ऑपरेशनल मैनेजर के बीच में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और रिक्रूटिंग प्रोफेशनल फैकल्टी विद फ्रॉम एकेडमिया। दोनों ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या बताया आपको कि ऑपरेशनल मैनेजर को आप ऑपरेशनल मैनेजर जिनके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसे चूज कीजिए या प्रोफेशनल फैकल्टी को रिक्रूट कीजिए एकेडमिया के लिए। अब देखिए कुछ सपोर्ट सिस्टम होता है लर्निंग और डेवलपमेंट का। इफेक्टिव एचआरएम जो इंटीग्रेटेड सिस्टम पर रिलाई करता है, तो इसके अंदर क्या होता है हमारा प्रोफेशनल लिंकेज होता है, यानी कि आप परफॉर्मेंस अप्रेजल के साथ अलाइन कर रहे हैं, मतलब कि ट्रेनिंग हमारा डेवलपमेंट होगा, कोई मैकेनिकल नहीं होगा, ये पॉइंट बताया जा रहा है। फिर बताया जा रहा है कि एचआरआईएस इंटीग्रेशन, यानी एचआरआईएस को इंटीग्रेट कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, इससे क्या होगा कि ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस इंटीग्रेट होगा। फिर बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की। पहला आता है हमारा लीडरशिप सपोर्ट। लीडरशिप सपोर्ट के अंदर हमारा क्या आता है, सुपरवाइजर टू टॉप मैनेजमेंट। और दूसरा आता है हमारा बिलीफ सिस्टम, यानी कि आप बिलीफ को अफोर्ड कीजिए अनलिमिटेड एम्प्लॉय ग्रोथ में। अब बात करते हैं एटीट्यूड डेवलपमेंट की। तो एटीट्यूड का मतलब ही होता है कि हमारा परसिस्टेंस टेंडेंसी हो फिल करने का और एक सर्टेन तरीके में बिहेव करने का, जैसे कि पीपल, ऑर्गेनाइजेशन या प्रैक्टिसेस के बारे में। यदि हम एटीट्यूड के कंपोनेंट्स की बात करें तो आइए देखते हैं कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। पहला आता है हमारा इमोशनल। इमोशनल का मतलब ही होता है कि हमारा फीलिंग टुवर्ड ऑब्जेक्ट। दूसरा आता है हमारा इन्फॉर्मेशनल, यानी कि बिलीफ और नॉलेज अबाउट एन ऑब्जेक्ट। और तीसरा आता है हमारा बिहेवियरल, टेंडेंसी टू एक्ट इन अ पार्टिकुलर वे टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट। फिर से समझिए, इमोशनल मतलब कि हमारा फीलिंग किसी ऑब्जेक्ट के प्रति कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इन्फॉर्मेशनल हमारा एटीट्यूड का पार्ट है, इसका मतलब कि बिलीफ और नॉलेज कैसा है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में। और बिहेवियरल के अंदर क्या होता है कि टेंडेंसी टू एक्ट इन अ पार्टिकुलर वे टुवर्ड एन ऑब्जेक्ट। यदि हम एटीट्यूड के सिग्निफिकेंस की बात करें तो पहला पॉइंट आता है हमारा, आपको एटीट्यूड समझना बहुत जरूरी है कुछ कारण से। पहला बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने के लिए, तो एटीट्यूड हेल्प करेगा फोरकास्ट करने में कि कितना एम्प्लॉय जो है चेंज होने के लिए तैयार है। फिर हमारा एडेप्टेशन आएगा, एडेप्टेशन भी समझना बहुत जरूरी है। एटीट्यूड जो है हेल्प करता है कि आप वर्क इन्वायरमेंट से एडजस्ट हो सकेंगे।
तो मैंने आपको एटीट्यूड के सिग्निफिकेंस के बारे में समझाया। पहला आता है बिहेवियर प्रेडिक्ट करना, दूसरा आता है एडेप्टेशन, तीसरा आता है एटीट्यूड के फंक्शन की बात करें तो याद रखिए पहला फंक्शन है एडजस्टमेंट फंक्शन, यानी कि एडेप्टेशन को फैसिलिटेट कीजिए वर्क इन्वायरमेंट में, फ्यूचर बिहेवियर को इंप्लीमेंट कीजिए। फिर आता है हमारा ईगो डिफेंसिव फंक्शन, यानी कि आप सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट कीजिए। ईगो मतलब यही होता है सेल्फ इमेज, और इंडिविजुअल जो है एटीट्यूड अडॉप्ट करेंगे टू जस्टिफाई देयर एक्शन। फिर आता है हमारा वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन, यानी कि अलाउ कीजिए इंडिविजुअल को कि वो अपने वैल्यू को एक्सप्रेस करे एटीट्यूड के माध्यम से। फिर आता है हमारा नॉलेज फंक्शन, यानी कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कीजिए ताकि हम समझ सकें और इंटरप्रेट कर सकें वर्ल्ड को। तो ये तीन चीज़ याद रखिएगा, एडजस्टमेंट फंक्शन, ईगो डिफेंसिव फंक्शन, वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन, राइट, और नॉलेज फंक्शन। ये चार तरह के फंक्शन होते हैं हमारे एटीट्यूड का। एटीट्यूड डेवलपमेंट की बात करें तो एटीट्यूड एक परसिस्टेंट टेंडेंसी होता है कि हम एक ही तरीके में फील करते हैं। और देखिए कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इसके। पहला आता है इमोशनल मैंने आपको बताया पहले भी, ये आई थिंक वी हैव डिस्कस इस। वर्क प्लेस सिग्निफिकेंस की बात करें तो बिहेवियर प्रेडिक्ट करने में, एडेप्टेशन में, फंक्शन में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। एटीट्यूड को चेंज कैसे किया जाए, हाउ टू चेंज एटीट्यूड, तो यहाँ देखिए बताया जा रहा है पॉइंट्स, की पॉइंट्स। पहला आता है मैनेजर का क्या रोल है, तो आपको एम्प्लॉय के बारे में जानना, उसके बारे में केयर करना, ये हेल्प करता है जो एटीट्यूड इंप्रूवमेंट में। फिर आता है कोऑप्टिंग के अंदर क्या होता है कि जो हमारा डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयड है सॉल्यूशन में कैन चेंज एटीट्यूड। फिर आता है हमारा कैरियर पाथ प्लानिंग। कैरियर पाथ प्लानिंग क्या होता है दोस्तों, कैरियर पाथ प्लानिंग का मतलब कि हमारे कैरियर का मतलब होता है सीक्वेंस एंड वैरायटी ऑफ वर्क रोल ओवर लाइफ टाइम। कैरियर पाथ का मतलब कि सीक्वेंस ऑफ जॉब लीडिंग टू कैरियर गोल, यानी जॉब का सीक्वेंस हमारे कैरियर गोल को काज करता है, उसको कैरियर पाथ बोलते हैं। चैलेंजेस क्या है, एक्साइटमेंट और डिसइल्यूजनमेंट होता है, ठीक है। और दूसरा पाथ है मिसमैच, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के कारण डिससेटिस्फैक्शन भी आता है। कुछ हम लोग थ्योरीज और स्टेजेस की बात करते हैं कैरियर पाथ प्लानिंग के, तो आप यहाँ देख सकते हैं। पहला आता है एरिक एरिक्सन में कहा गया है कि लाइफ स्टेज जो है एडल्टहुड में, लाइफ स्टेज इन एडल्टहुड रिलेटिव टू कैरियर। लेविंसन में क्या होता है कि कैरियर ट्रांजिशन जो है हर एक 5 से 7 साल में होगा, जो कि हमारे एरिक्सन स्टेज से अलाइन करता है। तो एरिक एरिक्सन जो है में क्या है, लाइफ स्टेजेस इन एडल्टहुड, ईगो स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, गाइडिंग, इंटीग्रिटी। ऑर्गेनाइजेशन कैरियर की बात करें तो पहला आता है कैरियर रोल, यानी कि हमारा सीक्वेंस होता है रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर आता है हमारा डेवलपमेंटल नीड, यानी कि डेवलपमेंट। इसमें सबसे पहला आता है हमारा एटीट्यूड। क्या होता है एटीट्यूड, मैंने आपको बताया कि एक परसिस्टेंट टेंडेंसी है कि हम एक तरीके में ही बिहेव करेंगे और फील करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एटीट्यूड हमारा स्टेबल होता है, ये फेवरेबल या अनफेवरेबल हो सकता है। कंपोनेंट्स में मैंने 3 कंपोनेंट्स बताया आपको, एक पहला होता है इमोशनल, इन्फॉर्मेशनल और बिहेवियरल। वर्क प्लेस सिग्निफिकेंस की बताया तो बिहेवियर को प्रेडिक्ट करेगा और एडेप्टेशन टू वर्क इन्वायरमेंट को एड्स हेल्प करेगा। फंक्शन की बात करें तो एडजस्टमेंट, ईगो डिफेंसिव, वैल्यू एक्सप्रेशन और नॉलेज फंक्शन होता है एटीट्यूड का। चेंजिंग एटीट्यूड, तो मैनेजर इंप्रूव कर सकते हैं एटीट्यूड को। नोइंग एंड केयरिंग अबाउट एम्प्लॉय। इन कोऑप्टिंग का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट इन सॉल्यूशन, ये भी हमारे नेगेटिव एटीट्यूड को सॉल्व कर सकता है। फिर आता है हमारा कैरियर पाथ प्लानिंग। कैरियर पाथ प्लानिंग में हमारा आता है पहले कैरियर क्या होता है, यानी कि जो भी सीक्वेंस ऑफ वर्क रोल होता है थ्रू आउट द लाइफ, उसको कैरियर बोलते हैं। कैरियर पाथ का मतलब होता है कि जो सीक्वेंस ऑफ जॉब लीडिंग टू कैरियर गोल। स्टेजेस में पहला आता है अप्रेंटिस, यानी मेंटर और डिपेंडेंट पे के थोड़ा सीखा जाना। कॉलीग मतलब कि हमारा इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन होता है। मेंटर यानी कि दूसरे को मैनेज करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करता है। स्पॉन्सर यानी कि टॉप मैनेजमेंट का पार्ट होता है। कैरियर पैटर्न की बात करें तो लीनियर, यानी अपवर्ड मूवमेंट विद इन द सेम प्रोफेशन। स्टडी यानी कि हायर स्किल विदाउट मूविंग अप इन हायरार्की। ट्रांजिटरी मतलब कि फ्रीक्वेंट जॉब चेंज, और स्पायरल मतलब कि पीरियोडिक जॉब चेंज विद कंटिन्यूस ग्रोथ, ठीक है। ये हमारे कैरियर पैटर्न होते हैं। प्लेट्यू यानी कि एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाना और वहां पे रहना। फिर आता है 3 डायमेंशनल मूवमेंट, इसको स्किन मूवमेंट भी बोलते हैं। वर्टिकल यानी अप द हायरार्की, सर्कमफरेंशियल यानी अक्रॉस डिफरेंट फंक्शन एंड डिवीजन, रेडियल यानी कि टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, और कोनिकल यानी कि सीक्वेंशियल मूवमेंट इन ऑल 3 डायमेंशन। कैरियर पाथ प्लानिंग की बात करें तो पहला आता है सेल्फ इमेज डेवलपमेंट। तो कैरियर इंकर जो है जैसे कि आप देख सकते हैं टेक्निकल फंक्शनल कॉम्पिटेंस, मैनेजरियल कॉम्पिटेंस, सिक्योरिटी, क्रिएटिविटी और ऑटोनॉमी, ठीक है। इसका मीनिंग देख लीजिए, सामने लिखा गया है मीनिंग सभी का, कैरियर पाथ प्लानिंग में बताया जा रहा है। उसके बाद आता है हमारा कैरियर प्लानिंग सिस्टम। तो ये क्या करता है कि कैरियर गोल को इंडिविजुअल कैपेबिलिटी के साथ अलाइन करता है। इसके अंदर क्लियर कैरियर प्लानिंग प्रोसेस, इंकरेजिंग एम्प्लॉय ग्रोथ, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग और फ्लेक्सिबिलिटी फॉर इंडिविजुअल नीड आता है। कैरियर रोल्स एंड लेवल की बात करें तो दोस्तों कैरियर डेवलपमेंट के अंदर अप्रेंटिस, कलीग, मेंटर और स्पॉन्सर आता है। अप्रेंटिस में लर्निंग फेज होता है, कलीग के अंदर इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन आता है, मेंटर के अंदर हम दूसरे को मैनेज करते हैं, स्पॉन्सर के अंदर स्ट्रेटजिक प्लानिंग आता है। या ये सब हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। कैरियर पैटर्न हमने डिस्कस किया, स्किन का कैरियर कंसेप्ट देखा, ठीक है। अब बात करते हैं मल्टीपल कैरियर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रोल। तो ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व हुआ है सिंपल स्ट्रक्चर से लेकर कॉम्प्लेक्स एंटिटीज में। एक्सपर्टाइज का डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एक्सपर्टाइज डेवलप करता है रेदर देन सोली रिलाइंग ऑन हायरिंग ए स्पेशलिस्ट। कैरियर काउंसलिंग, तो एडगार स्किन का जो कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है वो एम्प्लॉय को हेल्प करता है कि वो अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस और कैरियर एंकर को समझ पाए। फिर हमारा होता है कि फ्लैटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो मान देखिए एक होता है हमारा, यदि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फ्लैट होगा, हायरार्की
एडवांसमेंट कम होगा, तो फोकस होगा कि हम एक्सपर्टाइज डेवलप करें अलग अलग एरिया में, तो इसलिए मल्टीपल कैरियर ज़्यादा रिलेवेंट होगा। फिर आता है सेल्फ डेवलपमेंट एंड पर्सनल एफिकेसी। सेल्फ डेवलपमेंट का मतलब कि हम इंप्रूव करें एक्सटर्नल आइडेंटिटी यानी पैटर्न सेल्फ और इंटरनल बिहेवियर यानी कि इनर सेल्फ। फिर आता है कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंज क्या क्या है, अनसर्टेनिटी फेस करती है, स्ट्रेटजिक चेंजेस चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन रिन्यूअल की बात करें तो रिन्यूअल का मतलब कि इंडिविजुअल को रिन्यू करें, कंटिन्यूस लर्निंग को एम्फेसाइज करें और अलाइन करें इंडिविजुअल डेवलपमेंट को किसके साथ, ऑर्गेनाइजेशन के विजन के साथ। तो ये सब हमारा ऑर्गेनाइजेशन रिन्यूअल का पार्ट हो गया। अगला नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग और देखते हैं रोल का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व हुआ है कि वो स्पेशलाइज रोल को रिकॉग्नाइज करता है, इंटरनल एक्सपर्टाइज को डेवलप करता है, कि स्पेशलिस्ट पे ना विश्वास करके ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनल एक्सपर्ट कल्टिवेट करता है। कैरियर काउंसलिंग जो एडगार्ड स्किन का जो वर्कशॉप है वो एम्प्लॉय को हेल्प करता है उनके कैरियर एंकर को समझने में, स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने में। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यदि फ्लैटर हायरार्की रहेगा तो इम्फेसिस में हम लोग हमारा इम्फेसिस होता है कि हम एक्सपर्टाइज डेवलप करें बहुत सारे एरिया में रेदर देन क्लाइंबिंग हायरार्किकल कैडर। सेल्फ डेवलपमेंट मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की आपको समझाया, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, बहुत जरूरी है पर्सनल एफिकेसी के लिए। तो देखिए यदि हम सेल्फ डेवलपमेंट की बात करें इंडिविजुअल लेवल पे, पहला आता है मोटिवेशनल पैटर्न यानी एक अपना गोल क्या है, मोटिवेशन ड्राइवर क्या है समझना, लोकस ऑफ कंट्रोल यानी कि कितना कंट्रोल है अपने लाइफ पे उसको देखना, पावर बेस यानी कि सोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी को देखना। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल लेवल पे। और इंटरपर्सनल लेवल पे हमारा आता है इंटरपर्सनल एंड ट्रांजेक्शनल एनालिसिस यानी कम्युनिकेशन एनहांस करना, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल एनहांस करना। फिर आता है हमारा ग्रुप इफेक्टिवनेस यानी कि इफेक्टिव टीम मेंबर बनना। इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत क्रूशियल है सेल्फ एफिकेसी के लिए। फिर मॉडर्न एम्प्लॉय डायनामिक की बात करें तो पहला आता है सेल्फ रिन्यूअल फोकस। तो ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी प्रमोट करेगा कंटिन्यूस सेल्फ रिन्यूअल अमंग एम्प्लॉय। पर्सनल एफिकेसी यानी ये बहुत क्रूशियल होता है इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस के लिए। मैंने आपको बताया ये सब हमारे इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं। और लोकस ऑफ कंट्रोल यानी कि इंटरनल लोकस और एक्सटर्नल लोकस होता है। इंटरनल लोकस के अंदर इंडिविजुअल बिलीव करते हैं कि वो अपने फेट को कंट्रोल करेंगे। एक्सटर्नल लोकस में एक्सटर्नल फैक्टर होता है, जैसे लक हो गया। पावर डायनामिक की बात करें तो पावर बेस को समझना बहुत जरूरी है। पावर कोर्सिव, लेजिटिमेट, रिवार्ड बेस्ड रेफरेंट हो सकता है। कोर्सिव पावर मतलब कि थ्रेट और पनिशमेंट, लेजिटिमेट पावर मतलब कि फॉर्मल पोजीशन, रिवार्ड पावर मतलब कि एबिलिटी टू गिव रिवार्ड, रेफरेंट पावर रेस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, एक्सपर्ट पावर नॉलेज एंड स्किल। ये सभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर्स होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज पावर यानी कि एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस से डिराइव हुआ है। रेफरल पावर एसेसन और इन्फ्लुएंशियल पीपल, चैरिस्मेटिक पावर पर्सनल चार्म एंड अट्रैक्टिवनेस, इमोशनल पावर पर्सनल रिलेशनशिप। एडेप्टेबिलिटी की बात करें तो अडेप्ट टू चेंज एंड कंटिन्यूस डेवलप। मोटिवेशन पैटर्न की बात करें तो मोटिवेशन के ड्राइवर को समझना, लाइफ गोल को समझना। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या है कि मॉडर्न एम्प्लॉय डायनामिक में सबसे पहले आता है नीड, चेंजिंग नीड। तो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट हम फेस कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लोग सेल्फ रिन्यूअल और पर्सनल एफिकेसी की। तो एचआर पॉलिसी प्रमोट करे कंटिन्यूस सेल्फ रिन्यूअल अमंग एम्प्लॉय। और पर्सनल एफिकेसी का मतलब बहुत जरूरी है मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस, प्रोएक्टिव बिहेवियर, एक्शन ओरिएंटेशन। लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल लोकस और ये आता है दो पार्ट होता है, इंटरनल लोकस और एक्सटर्नल लोकस। दिस थिंग वी ऑलरेडी कवर्ड। अब देखिए बात करते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस की। ट्रांजैक्शन एनालिसिस में एरिक बर्न याद रखिएगा। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया इंटरपर्सनल 3 ईगो स्टेट। पहला होता है पेरेंट यानी कि बिहेवियर पेरेंटल फिगर के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, इसको नर्चरिंग और क्रिटिकल में डिवाइड करते हैं। एडल्ट लॉजिकल, एनालिटिकल, अनइमोशनल बिहेवियर होता है। चाइल्ड क्रिएटिव, क्यूरियस और इमोशनल बिहेवियर होता है। तो एम्प्लॉय जो है चेंजेस को अडेप्ट करे और प्रोएक्टिव स्टेप ले ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस से अलाइन होने के लिए। मोटिवेशन पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए मॉडर्न एम्प्लॉय डायनामिक में चेंजेस नीड, आई थिंक वी हैव डिस्कस ऑल दिस थिंग, नो नीड टू रिकॉल इट, ठीक है। फिर बात करते हैं लाइफ के पोजीशन की। तो लाइफ का पोजीशन में आई एम ओके, यू आर ओके, दोनों का वैल्यू है। आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, मेरा वैल्यू है तुम्हारा नहीं है। आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, तुम्हारा वैल्यू है मेरा नहीं है। आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके यानी किसी का वैल्यू नहीं है। तो परीक ने याद रखिएगा, परीक का कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने इन्फ्लुएंशियल स्टेजेस को कैटेगराइज किया बेस्ड ऑन लाइफ पोजीशन टू 12 स्टेज। कितना स्टेज है? 12 स्टेज, याद रखिएगा। तो परीक के द्वारा दिया गया 12 स्टेजेज है। ओके स्टेज में नर्चरिंग, सपोर्टिव, कंसल्टेटिव, पर्सुएसिव, ऑथोरिटेटिव और इंटीग्रेटिव आता है। और नॉन ओके स्टेट में एक्सप्लॉइटेटिव, मैनिपुलेटिव, कॉम्पिटिटिव, अवॉइडेंट और डिफेंसिव और एग्रेसिव स्टेट आता है। तो ये 12 स्टेट हो गए। ईगो स्टेट का प्रोफाइल की बात करें तो ईगो स्टेट में एज पर ट्रांजिशन एनालिसिस एरिक बर्न के द्वारा दिया गया। ये मैंने आपको बताया पेरेंट, एडल्ट, चाइल्ड क्या होता है। ग्रुप डायनेमिक्स की बात करें तो ग्रुप डायनेमिक्स के द्वारा हम समझते हैं कि कैसे ग्रुप फॉर्म होगा, फंक्शन करेगा और इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करेगा। टास्क रोल क्या होता है कि हम ग्रुप गोल को अचीव करने पर फोकस करें। और एक होता है मेंटेनेंस रोल यानी ग्रुप कोहेजन और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मैनेज करें। दोस्तों आपको फिर से बता दो, यदि आपको इसकी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है इस तरह की कंटेंट की, तो प्लीज़ व्हाट्सएप मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर, यानी तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको कैप्सूल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। कैप्सूल कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है, लास्ट मोमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल कोर्स है, जिसके माध्यम से आपको वन लाइनर पीडीएफ, कैप्सूल पीडीएफ, इस तरह के व्हाट टू स्टडी पीडीएफ और हमारा क्विक रिवीजन पीडीएफ और उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और क्विजेज मिलेंगे। पर्सनल टच की बात करें तो
एग्जाम्पल के तौर पर आप सीईओ से एम्प्लॉय तक वीडियो शेयर कर रहे हैं, थैंक यू नोट भेज रहे हैं। हडल क्या होता है, डेली मॉर्निंग मीटिंग, फिर ओपन अप फोरम प्रोवाइड करना, ठीक है, ये होता है कंसेंसस बिल्डिंग का अलग अलग तरीका बताया जा रहा है। हैव फन, फिर आता है सो चैरिटी, एड पर्क, फायर स्टाफ, मेजर इट, एड्रेस नेगेटिविटी, टैलेंट मैनेजमेंट, ये सही पार्ट है। अब देखिए एक टैलेंट मैनेजमेंट का जो पॉपुलरिटी इंक्रीज हुआ, मैकेंसी 1997 का स्टडी हुआ और 2011 का बुक था वार फॉर टैलेंट। टैलेंट मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेटजिक एचआर का एम होता है कि बिजनेस वैल्यू को बढ़ाएं, रिक्रूटिंग, रिटेनिंग, डेवलपिंग, रिवार्डिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो इसको बिजनेस स्ट्रेटजी से लिंक किया जाए, ठीक है। क्रिटिकल इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है कि रेवेन्यू बढ़ता है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी सब कुछ बढ़ता है। चैलेंजेस क्या है कि टैलेंटेड एम्प्लॉय को सेटिस्फाई रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। की स्टेप क्या होता है, एक्वायर, डेवलपिंग एंड रिटेनिंग टैलेंट। की एलिमेंट क्या है, अट्रैक्टिंग, ऑनबोर्डिंग, क्रिएटिंग, डिजाइनिंग, रिटेनिंग, तो ये सभी चीज़ आपस में इंटरडिपेंडेंट है और एसेंशियल है। सक्सेसफुल प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि हमारा डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है और बिजनेस स्किल में अलाइनमेंट आ रहा है, इसलिए बहुत जरूरी हो गया है। बिजनेस के स्मूथ ट्रांजिशन में सक्सेसफुल प्लानिंग बहुत हेल्प करता है। इसमें आइडेंटिफाई करेंगे, नए लीडर को डेवलप करेंगे, एक टैलेंट माइंडसेट डेवलप करेंगे। बहुत सारे बिजनेस फॉर्मल सक्सेशन प्लान को लैक करते हैं और स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज पार्टिकुलरली अनप्रिपेयर्ड होते हैं। तो सक्सेसफुल प्लानिंग इंश्योर करता है कि बिजनेस स्मूथली रन करे ट्रांजिशन के दौरान। और इंडस्ट्री इनसाइट की बात करें, सर्वे इंडिकेट करता है कि हमारे बिजनेस का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑनर जो है प्लान करते हैं कि वो एग्जिट कर जाए तुरंत। सक्सेशन प्लानिंग की इंपॉर्टेंस की बात करें तो जिस कंपनी का इफेक्टिव सक्सेशन प्लानिंग होगा उनके हाई सीईओ ऑनरशिप होंगे। नोटेबल कंपनी जैसे कि जीई, हनीवेल, IBM, मैरियट, माइक्रोसॉफ्ट, पेप्सी, ये सब एग्जाम्पल हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि पोटेंशियल लीडर को आइडेंटिफाई करें, डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस को आइडेंटिफाई करें। बेनिफिट क्या है कि एम्प्लॉय का कमिटमेंट कम बढ़ाता है, कैरियर डेवलपमेंट एक्सपेक्टेशन बढ़ाता है। सक्सेशन प्लानिंग बैंकिंग की बात करें तो बहुत क्रिटिकल है, करंट प्रैक्टिस इनएडिक्वेट है। तो सक्सेशन प्लानिंग को यदि हमें इंप्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंसी को असेसमेंट को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, एक वेल स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी डेवलप करना पड़ेगा। ह्यूमन बिहेवियर और इंडिविजुअल में क्या अंतर होता है, तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एचआर मैनेजमेंट समझना बहुत जरूरी है। प्रत्येक लोग जो होते हैं अपने बिहेवियर में यूनिक होते हैं, फीलिंग, परसेप्शन सभी में यूनिक होते हैं। बिहेवियर को कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, देखिए कुछ हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल नॉर्म्स, कल्चरल वैल्यू, कुछ पर्सनल फैक्टर होते हैं, एज, सेक्स, एजुकेशन, एबिलिटी, मैरिटल स्टेटस। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर होते हैं, जॉब नेचर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, लीडरशिप, कॉम्पेंसेशन, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। और कुछ हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यू, लर्निंग। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का इंपैक्ट क्या पड़ता है कि लोगों को हम ट्रीट करते हैं इनके यूनिक नीड और मोटिव के हिसाब से। कुछ इकोनॉमिक मैन होता है, कुछ सोशल मैन होते हैं। बिहेवियरल थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले हाथॉन स्टडीज ने हाईलाइट किया कि सोशल इंटरेक्शन का कितना जरूरी है और सोशल मैन अप्रोच कंसीडर करता है ग्रुप बिलोंगिंग के इंपॉर्टेंस को। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरी इंपसाइज करते हैं कि क्रिएटिविटी और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का कितना जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए एरग्रिस, लाइकट और मैकग्रर के द्वारा बताया जा रहा है। पर्सनैलिटी को समझना, इसके कंपोनेंट को समझना बहुत जरूरी है कंडूसिव वर्क एनवायरनमेंट के लिए। यदि ह्यूमन बिहेवियर और इंडिविजुअल के डिफरेंस की बात करें तो इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना बहुत क्रूशियल है एचआर मैनेजमेंट में। इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर बिहेवियर, फीलिंग, परसेप्शन, वैल्यू ये सभी आते हैं। मैंने आपको बताया बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है एनवायरमेंटल, पर्सनल, ऑर्गेनाइजेशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पर्सनैलिटी थ्योरी की। तो देखिए सबसे पहला जो थ्योरी था वो हमारा सैल्वाटोर मैडी का डेफिनेशन है। पर्सनैलिटी एक स्टेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो कि थॉट, फीलिंग और एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। फिर रेमंड कैटल का ट्रेड थ्योरी है, पर्सनैलिटी एक पैटर्न होता है ट्रेड का। फिर आइसेनिक का टेम्परामेंट थ्योरी है, पर्सनैलिटी डायमेंशन ऑफ एक्स्ट्रावर्जन एंड न्यूरोसिटम। टाइप ए मतलब कि रेस्टलेस, इंपेशेंट, मल्टीटास्कर, परफेक्शनिज्म और अंडर कांस्टेंट टाइम प्रेशर में होता है। टाइप बी रिलैक्स, सोशलेबल, बैलेंस आउटलुक होता है। टाइप ए और टाइप बी समझ में आना चाहिए। तो टाइप ए मैनेजर का अनटीडी वर्क स्पेस होगा, वो इंपेशेंस से प्रोन होगा और स्ट्रगल करेगा टाइम मैनेजमेंट से। टाइप बी का रिलैक्स होगा और ऑर्गेनाइज होगा। ये सब पॉइंट याद रखिए। बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है बहुत सारे इन्वायरमेंटल, पर्सनल, ये सब मैंने आपको बताया। पर्सनैलिटी ट्रेट क्या होता है, टाइप बी पर्सनैलिटी का कैरेक्टरिस्टिक बात करें तो वो सिस्टमैटिक होगा, मेथोडिकल होगा, टास्क को प्रायोरिटाइज करेगा, काल्म और अनडिस्टर्ब दिखेगा जब बिजी भी हो। एरिक्सन का जो डेवलपमेंट मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, उसमें स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। पहला है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। तो चाइल्डहुड में ट्रस्ट डेवलप करता है, मिसट्रस्ट डेवलप करता है बेस्ड ऑन नीड फुलफिलमेंट। फिर वर्क प्लेस में ट्रस्ट या मिसट्रस्ट डेवलप करना। दूसरा आता है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम ऑफ डाउट। फिर चाइल्डहुड क्या करता है वो देखिए, वर्क स्पेस में क्या होता है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। चाइल्डहुड इनिशिएटिव लेगा, वर्क प्लेस इनिशिएटिव को यूज करेगा, गिल्टी फील करेगा एरर के साथ, गिल्टी फील करेगा एफर्ट के साथ। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, चाइल्डहुड अच्छा फील करेगा सक्सेस के साथ, वर्क प्लेस में भी स्ट्राइव करेगा कि एक प्लेस सिक्योर करें। फिर हमारा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, तो एडोलेसेंस में क्या होगा, वर्क प्लेस में क्या होगा, इंटीमेसीज वर्सेस आइसोलेशन, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन और इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये सभी मैंने 8 स्टेजेस आपको बताए। एरिक्सन डेवलपमेंट मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कहे जाते हैं ये।
थ्योरीज को यदि कंपेयर करें, मैंने आपको टाइप ए टाइप भी समझा दिया। एरिक्सन का जो स्टेज है फोकस करता है पर्सनल ग्रोथ स्टेज पे और उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है वर्क प्लेस बिहेवियर पे। और साइकोएनालिटिकल थ्योरी फ्रीड के द्वारा दिया गया, इन्होंने अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर को देखा। अब देखिए फ्रीड का साइकोएनालिटिकल थ्योरी क्या कहता है कि आईडी यानी कि अनकॉन्शियस ये प्लेजर सीख करेगा, इंस्टिंक्चुअल ड्राइव होगा। ईगो यानी कॉन्शियस ये हमारे रियलिटी और मॉडरेट से रिलेटेड अर्ज को रिलेट करता है। और सुपर ईगो यानी कंसाइंस ये कल्चरल और एथिकल वैल्यू को डेवलप करता है। ये आईडी, ईगो, सुपर ईगो। तो देखिए इन सभी एलिमेंट्स में बैलेंस होना बहुत जरूरी है नॉर्मल पर्सनैलिटी के लिए। तो साइको एनालिसिस हेल्प करता है बिहेवियर को, जैसे डे ड्रीमिंग, एब्सेंटिज्म और सब्सटेंस अब्यूज। ट्रेट थ्योरी में कोर कंसेप्ट आता है कि पर्सनैलिटी ट्रेट इनहेरेंट है और लार्जली हेरिडिटरी है, जैसे एग्रेसिवनेस, लॉयल्टी, ह्यूमर, ये पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया। तो इसमें कहा जाता है कि बिहेवियर सेल्फ इमेज के द्वारा डिसाइड होता है और इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट सेल्फ कंटेक्स्ट को सेव करता है। पॉजिटिव फीडबैक सेल्फ कंसेप्ट को रिइंफोर्स करेगा। फिर सोशल लर्निंग थ्योरी का फंडामेंटल ये है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय सोशल बिहेवियर को सीखा जाता है, मॉडिफाई किया जाता है रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के माध्यम से। पर्सनैलिटी और ब्रेन की बात करें तो ब्रेन का क्या रोल है, देखिए ब्रेन का रोल ये है कि इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन, जिसको ESB बोलते हैं। तो आप मैनिपुलेट कर सकते हैं पर्सनैलिटी को, स्ट्रेस कम कर सकते हैं, क्रिएटिविटी स्टिमुलेट कर सकते हैं। एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर जो कि हमारे राइट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है, जो कि स्पीच, लॉजिक और डिटेल से डील करता है। राइट हेमिस्फीयर हमारा लेफ्ट साइड बॉडी को सेंसिटिव करता है, स्पेशियल एबिलिटी, म्यूजिक और होलिस्टिक थिंकिंग का लिंक होता है। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारे राइट साइड ऑफ बॉडी और राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। लेफ्ट हेमिस्फीयर स्पीच, वर्बल, लॉजिकल, मैथमेटिकल, लीनियर, डिटेल, ये सभी लेफ्ट हेमिस्फीयर की सील करेगा। और स्पेशियल, म्यूजिकल, होलिस्टिक, इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में आगे समझाता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको पूरा डिफरेंस समझाता हूँ। देखिए यहाँ बताया जा रहा है, देखिए लेफ्ट हेमिस्फीयर में क्या क्या आएगा हमारा, स्पीच, वर्बल, जो हमारा लॉजिकल माइंड होता है वो लेफ्ट होता है, और राइट वाला जो हमारा लॉजिकल नहीं होता है, जो हमने इंट्यूशन से डेवलप किया है, इंट्यूटिव होता है। तो लॉजिकल, लीनियर, सीक्वेंशियल, कंट्रोल, इंटेलेक्चुअल, ये हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर वाला पार्ट है, राइट। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा। इसको याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है कि हमारा जो हर्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है और इसका अपोजिट यहाँ हो रहा है, ठीक है। अब देखिए पर्सनैलिटी को जॉब के साथ मैच करना, तो जॉब हॉलैंड का जो पर्सनैलिटी जॉब फिट थ्योरी है वो हाईलाइट करता है कि पर्सनैलिटी को मैच करना जॉब टाइप के साथ। तो देखिए एक होता है रियलिस्टिक, इसमें क्या होता है वो फिजिकल एक्टिविटी को प्रीफर करेगा, जैसे कि मैकेनिक और ड्रिल प्रेस हो गया, ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पर। फिर हमारा इन्वेस्टिगेटिव, तो ये प्रीफर करेगा हम थिंकिंग, ऑर्गेनाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग में, जैसे बायोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, मैथमेटिशियन, न्यूज़ रिपोर्टर। सोशल यानी हेल्प करेगा, डेवलप करेगा दूसरे को, सोशल वर्कर, टीचर, काउंसलर। कन्वेंशनल तो रूल रेगुलेटेड, ऑर्डरली और अनएम्बिगस एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगा। अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट, बैंक क्लर्क और फाइल क्लर्क। एंटरप्राइजिंग यानी कि वर्बल एक्टिविटी को प्रेफर करेगा अपॉर्चुनिटी के साथ ताकि दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके। लॉयर, रियल एस्टेट एजेंट, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट। आर्टिस्टिक यानी एम्बिगियस, जैसे कि पेंटर हो गया और म्यूजिशियन हो गया, राइटर हो गया। ये सभी हमारे अलग अलग जॉन हॉलैंड के पर्सनैलिटी जॉब फिट थ्योरी है। अब बात करते हैं डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी मैनेजमेंट की। तो ऑर्गेनाइजेशन एक्नॉलेज करे कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी बढ़ रहा है, तो ट्रेडिशनल HR सिस्टम का एम है कि होमोजेनिटी को कैटर करे, ठीक है। इम्प्लीकेशन फॉर HR पॉलिसी, हमें ज़रूरत है कि हम डाइवर्सिटी को इंटीग्रेट करें HR पॉलिसी और प्रैक्टिसेस में। डाइवर्सिटी के अंदर रेस, जेंडर, डिसेबिलिटी ये सभी आते हैं। होमोजेनियस रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ट्रेडिशनल HR सिस्टम सिमिलरिटी को प्रमोट करेगा। चैलेंजेस क्या क्या है होमोजेनिटी के, देखिए सिमिलर एप्टीट्यूड टेस्ट के कारण हमारा यूनिफॉर्म स्किल सेट आता है, ऑब्सोलेसेंस को रिस्क करते हैं, जैसे इंडियन बैंक का शिफ्ट हो गया न्यूमेरिक टू मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हेट्रोजेनिटी का बेनिफिट क्या है कि अलग अलग स्किल होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की अडेप्टेबिलिटी को इन्हांस करता है, ठीक है। HR पॉलिसी सपोर्टिंग डाइवर्सिटी, फॉस्टर डायनेमिक एंड एडेप्टेबल कल्चर। तो ये सब है। मॉडर्न अप्रोच की बात करें डाइवर्सिटी की, तो एम्प्लॉयर इंकरेज करते हैं कि डाइवर्सिटी हो ताकि क्रिएटिविटी को इन्हांस कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग को। देखिए चैलेंजेस क्या क्या है डाइवर्सिटी रिलेशन में, ट्रेडिशनल पीसमिल HR स्ट्रेटजी, लैक हॉलिस्टिक इंटीग्रेशन। स्ट्रेटजीज क्या है डाइवर्सिटी को मैनेज करने का, पहले डाइवर्सिटी को इनलार्ज कीजिए, डाइवर्सिटी को सेंसिटिविटी और कल्चरल एडल्ट्स, मतलब कि आप डेमोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाइए, फिर ट्रेनिंग दीजिए ताकि एक्नॉलेज कर सके और समझ सके कल्चर डिफरेंस को। देखिए होता है क्रिटिकल मास एंड इंक्लूजन, तो क्रिटिकल मास अलग अलग डाइवर्स इंप्लॉय का जरूरी होता है जेन्युइन इंक्लूजन के लिए। जेंडर इशू की बात करें तो जॉब के पास जेंडर प्रेफरेंस होता है एम्प्लॉयर और वर्कर पर्सपेक्टिव से। तो देखिए जेंडर प्रेफरेंस इन जॉब की बात करें तो फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है जॉब प्रेफरेंस को। मैन प्रीफर करते हैं फिजिकली डिमांडिंग जॉब के लिए, वुमेन फॉर रोल इन्वॉल्विंग हॉस्पिटैलिटी एंड इमोशनल एस्पेक्ट। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो वुमेन बैलेंस करती है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाउस होल्ड मैनेजमेंट के साथ। तो देखिए जेंडर और रिक्रूटमेंट रिसर्च हुआ पॉवेल 1987 ने देखा कि जेंडर डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द सिलेक्शन डिसीजन। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या है कि एफर्ट है कि एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन को रिमूव करें बेस्ड ऑन जेंडर। पे डिस्पैरिटी, ऑनगोइंग पे गैप डिस्पाइट इक्वल पे लेजिस्लेशन, जैसे वुमेन इन UK अर्न 82% ऑफ मेल काउंटर पार्ट।
है ना। तो वुमेन इन इंडियन वर्कफोर्स की बात करें तो लो रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इंप्रूव हो रहा है धीरे धीरे। लीगल प्रोटेक्शन की बात करें, देखिए कुछ एक्ट का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इक्वल रिजर्वेशन एक्ट 1976, फैक्ट्रीज एक्ट 1948। सोशल चैलेंजेस की बात करें तो प्रेफरेंस दिया जाता है मेल चिल्ड्रन जेंडर को, डिस्पैरिटी इन लिटरेसी। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। इसका एम है कि इंप्रूव करें रेशियो और लिटरेसी अमॉन्ग गर्ल, ठीक है। वर्क प्लेस सेफ्टी की बात करें तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, और जो POSH एक्ट है 2013 का, इसका एम है कि वुमेन को प्रोटेक्शन मिले परसिस्टेंट अंडर रिपोर्टिंग ऑफ हैरेसमेंट के ड्यू टू जॉब्स इनसिक्योरिटी एंड स्टिग्मा। मैकेंसी ने रिपोर्ट की, मैकेंसी का रिपोर्ट हाईलाइट करता है वुमेन ग्रोइंग रिप्रेजेंटेशन इन लीडरशिप। अब थ्योरी ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन का डेफिनेशन क्या है, देखिए मोटिवेशन एक विलिंगनेस होता है एम्प्लॉय का कि वो ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट को मीट करे। मोटिवेशन स्टार्ट होता है हमारा इनर स्टेट से और खत्म होता है हमारा नीड फुलफिलमेंट से। हाई मोटिवेशन के कारण हार्ड वर्क होगा, और फिर लो मोटिवेशन के कारण अवॉइडेंस ऑफ वर्क होगा। फिर दोस्तों थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पहला आता है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड। तो ये देखिए ये बेसिक टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होता है हमारा, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए। फिर एक होता है हमारा हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, तो इसमें हाइजीन फैक्टर आता है और मोटिवेटर आता है। फिर हमारा एल्डरफर अर्क थ्योरी आता है, एग्जिस्टेंस रिलेटेड ग्रोथ। आप बुक में पढ़ने जाएंगे तो लंबा लंबा लाइन लिखा हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जरूरत है हमें शॉर्ट कंटेंट की, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट है मॉड्यूल बी में कि बहुत आपको शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैकलेंड का नीड थ्योरी कहता है अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर नीड। प्रोसेस थ्योरी की बात करें तो वेरूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ये कहता है कि मोटिवेशन हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम पे बेस्ड है। पॉटर लोअर मॉडल कहता है कि जॉब सेटिस्फैक्शन और परफॉर्मेंस के बीच क्या रिलेशन है। इक्विटी थ्योरी रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन। कंट्रोल एंड एजेंस थ्योरी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इंटरेस्ट। गोल सेटिंग रिइंफोर्समेंट एंड जॉब डिजाइन थ्योरी स्पेसिफिक स्ट्रेटजी टू एनहांस मोटिवेशन। ये सभी के सभी थ्योरी हैं, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक थ्योरी है जैसे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी FW टेलर, एफिशिएंसी थ्रू साइंटिफिक मेथड, स्टडी फिजिकल वर्क टू डिटरमाइन ऑप्टिमल मेथड, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एल्टन मायो, हाउथन स्टडी, एम्फसाइज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट अलोन आर नॉट सफिशिएंट, ह्यूमन फीलिंग एंड एटीट्यूड आर क्रूशियल, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है। अब देखिए प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है मोटिवेशन थ्योरी का। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का फोकस होता है कि वर्क प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करें, इकोनॉमिक इंसेंटिव को ऑप्टिमाइज करें। लिमिटेशन क्या है कि ये हायर ऑर्डर नीड्स को एड्रेस नहीं कर पाएगा। ह्यूमन रिलेशन मॉडल का फोकस होता है सोशल नीड और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, लेकिन लिमिटेशन होता है कि सोशल एस्पेक्ट को ओवर एम्फसाइज कर देता है और इंडिविजुअल मोटिवेशन को ओवरलुक करता है। मास्लो का हायरार्की थ्योरी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, ठीक है। तो लेकिन इसका एप्लीकेशन होता है सपोर्टिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करने में, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं हम लोग मास्लो में, देखिए कौन कौन सा लेवल होता है। एक बार लेवल देख लीजिए मास्लो का लेवल क्या क्या है। पहला है हमारा साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी नीड्स, फिर सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। क्या क्या आता है एक बार देख लीजिएगा। हर्ट्जबर्ग का टू फैक्टर थ्योरी में मोटिवेशन फैक्टर वो इंट्रिंसिक होता है जॉब के लिए, रिकॉग्निशन, एडवांसमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अचीवमेंट। और हाइजीन फैक्टर के अंदर एक्सटेंसिक होता है जो कि डिससेटिस्फैक्शन कॉज करेगा यदि एब्सेंट होगा, लेकिन कोई आपको सेटिस्फैक्शन कॉज नहीं करेगा यदि प्रेजेंट होगा तो, ठीक है। आप देखिए कंपनी पॉलिसी, टेक्निकल सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशन, ये सभी हमारे हाइजीन फैक्टर के अंदर आते हैं। सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, पर्सनल लाइफ, वर्किंग कंडीशन, स्टेटस। तो मैनेजर का फोकस होना चाहिए कि हम इंप्रूव जॉब कंटेंट को इंप्रूव करें। फिर आता है हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन फॉर मैनेजर्स। तो पहला आता है हमारा फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड, आप कॉम्पिटिटिव सैलरी इंश्योर कीजिए, सेफ वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी इंश्योर कीजिए। सोशल नीड के अंदर आता है कोलैबोरेटिव और इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट को फॉस्टर कीजिए। स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में आता है कि आप इंडिविजुअल अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज कीजिए, उसके कॉन्ट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज कीजिए, राइट। फिर उसके बाद पहले फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है अर्क थ्योरी, क्लेटन अल्डरफर की तरह एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ कहते हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि बेसिक सर्वाइवल नीड। फिर रिलेटेडनेस का मतलब होता है कि सोशल रिलेशनशिप एंड रिकॉग्निशन सिमिलर टू मास्लो सोशल एंड स्टीम नीड। फिर आता है ग्रोथ नीड जो कि इंट्रिंसिक डिजायर होता है पर्सन को प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, मास्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो अर्क थ्योरी कंडेंस करता है मास्लो के 5 लेवल को 3 लेवल में, 3 कैटेगरी में, ठीक है। और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन सजेस्ट दैट इट हायर लेवल नीड आर मेट, इंडिविजुअल मे रिग्रेस टू लोअर लेवल नीड। अब अचीवमेंट, अब एक है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, डेविड सी मैकलेन के द्वारा दिया गया। अचीवमेंट का क्या नीड है, तो गोल एंड प्रेफर्ड चैलेंजिंग टास्क। पावर का क्या नीड है, तो कंट्रोलिंग ऑर्डर एंड रिसोर्सेज। और एफिलिएशन का क्या नीड है, सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप। तो इसको बोलते हैं अचीवमेंट, पावर, एफिलिएशन। इसके तीनों का नीड देख लीजिए क्या क्या जरूरी है। फिर आता है हमारा वेरूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि बिलीफ का एफर्ट के कारण डिजायर्ड रिजल्ट आएगा। इंस्ट्रूमेंटलिटी का मतलब कि बिलीफ का परफॉर्मेंस के कारण स्पेसिफिक आउटकम आएगा। और बैलेंस का मतलब कि वैल्यू या प्रेफरेंस इंडिविजुअल के पास होता है एक पार्टिकुलर आउटकम के लिए। फिर आता है हमारा कोर कंसेप्ट। कोर कंसेप्ट क्या कहता है कि मोटिवेशन एक फंक्शन होता है इंडिविजुअल एक्सपेक्टेंसी का। तो अर्क थ्योरी देख लीजिए, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी का क्या प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है, ठीक है। मैंने आपको एग्जिस्टेंस समझा दिया,
आज ये सब डिस्कस कर लिया हमने। फिर आता है हमारा एडम इक्विटी का थ्योरी, जो कि जेम्स स्टैकी एडम्स के द्वारा दिया गया। इसमें क्या कहा गया है कि जो पर्सन होता है कि यानी इंडिविजुअल जो कि इक्विटी और इनइक्विटी का एक्सपीरियंस कर रहा है, कंपैरिजन यानी ग्रुप है इंडिविजुअल जिसको यूज किया जा रहा है रेफरेंस के रूप में, इनपुट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि एजुकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस, आउटकम यानी कि कितना रिवार्ड हमें मिला जैसे सैलरी या प्रमोशन। कोर कंसेप्ट में कहा जा रहा है कि मोटिवेशन इन्फ्लुएंस होता है परसीव्ड फेयरनेस इन द रिवार्ड रिसीव फॉर कंट्रीब्यूशन कंपेयर टू अदर। अब एक आता है हमारा पोर्टर परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्शन मॉडल, जो कि लेमान पोर्टर और एडवर्ड लॉर के द्वारा डेवलप किया गया। इसमें 3 पार्ट है, याद रखिएगा। पहला होता है हमारा एफर्ट, दूसरा आता है परफॉर्मेंस, तीसरा आता है सेटिस्फैक्शन। एफर्ट यानी कितना एनर्जी हमने डाला, परफॉर्मेंस यानी कि एफर्ट का आउटकम क्या हुआ, और सेटिस्फैक्शन यानी कि परफॉर्मेंस का आउट रिजल्ट क्या हुआ। कोर कंसेप्ट के अंदर आता है परफॉर्मेंस के कारण सेटिस्फैक्शन आएगा, जो कि हमारे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवार्ड के द्वारा इन्फ्लुएंस होगा। रिइंफोर्समेंट थ्योरी में आता है हमारा कोर कंसेप्ट, यानी कि लॉ ऑफ इफेक्ट पे बेस्ड होता है। ये थ्योरी सजेस्ट करता है कि बिहेवियर सेलेक्ट होता है, बिहेवियर को सेलेक्ट किया जाएगा और रिइंफोर्स किया जाएगा इससे कॉन्सिक्वेंस के द्वारा। और एक मैंने आपको बता दिया एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। मैकलेन थ्योरी हमने डिस्कस किया, वेरूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हमने डिस्कस किया, और एडम्स थ्योरी हमने पीटर्स थ्योरी डिस्कस किया। फिर देखिए रिइंफोर्समेंट थ्योरी बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया। रिइंफोर्समेंट थ्योरी में क्या कहा जाता है कि कुछ ऑपरेटिंग कंडीशन होता है, बिहेवियर इन्फ्लुएंस किया जाता है इसे कॉन्सिक्वेंस के द्वारा। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हमारे रिपीटेड बिहेवियर को इंकरेज करेगा, जबकि नेगेटिव रिइंफोर्समेंट डिस्करेज करेगा। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन यानी ओबी मॉड कहते हैं। फिर कोर कंसेप्ट बिहेवियर फंक्शन होता है कॉन्सिक्वेंस का, पॉजिटिव आउटकम हमारे बिहेवियर को रिइंफोर्स करेगा और नेगेटिव आउटकम उसको डिटर करेगा। ये होता है हमारा कोर कंसेप्ट, ठीक है। अब देखिए मोटिवेशन का कुछ टेक्निक है, जैसे मनी हो गया, एप्रिसिएशन हो गया, जॉब इनलार्जमेंट हो गया, जॉब एनरिचमेंट हो गया। जॉब इनलार्जमेंट का मतलब क्या हुआ कि हम ज़्यादा टास्क असाइन कर दें सेम लेवल को, ठीक है, स्किल डाइवर्सिफाई करने के लिए। जॉब एनरिचमेंट मतलब क्या हुआ कि हम रीडिज़ाइन करें जॉब को कि वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो, जिसके अंदर हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करें तो इफेक्टिव जॉब परफॉर्मेंस और सेल्फ कंट्रोल और मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, टीम वर्क, क्रिएटिविटीज़ को प्रमोट करना, ठीक है। रोल की क्या मतलब क्या होता है, रोल यानी कि हम एक्सपेक्टेड बिहेवियर पैटर्न जो देखते हैं सोशल यूनिट में, जो कि सोशियोलॉजी से डिराइव होता है। मल्टीपल रोल जो हमारा इंडिविजुअल रोल फॉर्म इंडिविजुअल रोल स्पेस सेंटर और इटसेल्फ। रोल वर्सेस पोजीशन क्या होता है कि रोल के अंदर एक्सपेक्टेशन और ऑब्लिगेशन आएगा, पोजीशन के अंदर पावर रिलेशन आएगा। फिर बात करें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल विद ऑर्गेनाइजेशन थ्रू रोल। रोल स्पेस क्या होता है, डायनामिक इंटरेक्शन बिटवीन द सेल्फ एंड वेरियस रोल। रोल सेट इंटर रिलेशनशिप अराउंड अ फोकल रोल। रोल जो है अपने मीनिंग ऑफ वर्क को एक्सपेंड करेगा बियॉन्ड प्रिस्क्रिप्टिव जॉब ड्यूटी। ऑर्गेनाइजेशन के इंपैक्ट्स की बात करें तो देखिए रोल स्टैग्नेशन का मतलब जैसे प्रमोशन पॉलिसी हो गया, प्रमोशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस अप्रेजल लीड्स टू न्यू रोल। फिर इंटर रोल डिस्टेंस की बात करें जैसे रोल के में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। आप मल्टीपल रोल को मैनेज कर रहे हैं, इस कारण से इंटर रोल कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है। जैसे बिग बैंक मैनेजर है जो कि स्ट्रगल कर रहा है मैनेजरियल ड्यूटी को बैलेंस करने के लिए अपने फैमिली रोल से। फिर आता है रोल सेट कॉन्फ्लिक्ट। पहला आता है रोल एम्बिग्यूटी, यानी कि अनक्लियर एक्सपेक्टेशन होना चाहिए दूसरे से, जिससे कन्फ्यूजन आएगा, स्ट्रेस आएगा। एक न्यूली अपॉइंटेड डीजीएम है कंप्यूटराइजेशन डिपार्टमेंट में, वो एम्बिग्यूटी फेस करेगा रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी एंड एक्सपेक्टेशन। फिर आता है हमारा रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट डिमांड अलग अलग स्टेक होल्डर से, इस कारण से हमें स्ट्रेस फील होगा, इसको बोलते हैं हम लोग रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट। फिर आता है हमारा रोल ओवरलोड। रोल ओवरलोड का मतलब कि एक्सेसिव डिमांड हो गया, जो कि पर्सनल रिसोर्स से ज़्यादा हो गया, जिस कारण से स्ट्रेस आया। फिर आता है रोल इरोजन, यानी कि हम अंडर यूटिलाइज और फील कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी लूज कर रहे हैं दूसरे को। फिर कहता है हमारा रिसोर्स इनएडिक्वेसी, रिसोर्सेज ना होना, ठीक है। फिर आता है पर्सनल इनएडिक्वेसी, यानी हमारे पास इनएडिक्वेट नॉलेज होना, स्किल होना, एक्सपीरियंस होना। रोल आइसोलेशन, यानी हम डिस्कनेक्टेड फील करें कुछ रोल से। देखिए रोल आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग लिंकेज, मतलब कि आप रोल स्ट्रॉन्ग लिंकेज क्या करता है कि रोल आइसोलेशन को कम करता है। स्ट्रॉन्ग लिंकेज, यदि रोल केज में स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगा तो रोल को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वर्ल्ड वेल डिफाइन हो, लेकिन ये एक्सपीरियंस के साथ हमारा इवॉल्व होता है, राइट। तो एचआर का क्या रोल है कि डिज़ाइन करें एम्प्लॉय के रोल को, इनकॉर्पोरेट करें नॉलेज को, एम्प्लॉय का फीडबैक ले, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। तो फीडबैक बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और फीडबैक का जो मेथड होता है, देखिए फीडबैक को गैदर करने का जो मेथड होता है उसमें पहला आता है हमारा फॉर्मल क्वेश्चनियर, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट। फिर हमारा इनफॉर्मल होता है फीडबैक, कुछ हमारा यूज़ किया जाता है एचआर पॉलिसी को रिफाइन करने के लिए। एक तरीका होता है फीडबैक का जिसको हम लोग क्लाइमेट सर्वे बोलते हैं। तो पॉपुलर होता है इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय फीडबैक को गैदर करने के लिए, ये इंसाइट प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और एचआर मैनेजमेंट के बारे में। देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो सिस्टम होता है उसका पर्पस ये है कि हम एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को रिव्यू करें और कंट्रीब्यूशन को रिव्यू करें। अप्रेजल सिस्टम के टाइप्स की बात करें तो कुछ सिंपल होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ वेग होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो देखिए कुछ हमारा ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जजमेंटल है, डेवलपमेंटल है, काउंसलिंग है। ये तीन हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल का। जजमेंटल के अंदर हमारा सैलरी एडजस्टमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन। डेवलपमेंटल के अंदर फीडबैक प्रोवाइड करना और काउंसलिंग के अंदर हम परफॉर्मेंस इशू को एड्रेस करते हैं। ओवरऑल गोल ये रहता है ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाना, ठीक है। देखिए सबसे पहले
पहले कि जो आपका अंडर परफॉर्मिंग एम्प्लॉय से काउंसिल कीजिए, उसको जॉब रिलेटेड स्किल के बारे में समझाइए, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंक्रीमेंट डेवलप डिटरमाइन कीजिए, सपोर्ट कीजिए इंडिविजुअल को और ग्रुप डेवलपमेंट को। ये सभी यूजेस देखे बताया जा रहा है, यूनिफाइड रेटिंग, प्रमोशन, पे एंड ट्रांसफर डिसीजन, आइडेंटिफाई वीकनेस, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस कैसा होता है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना, कम्युनिकेट करना स्टैंडर्ड को अपने एम्प्लॉय को, परफॉर्मेंस को मेजर करना, परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करना, फिर आउटकम को डिस्कस करना एम्प्लॉय के साथ और करेक्टिव मेजर को इनिशिएट करना। अब देखिए कुछ मेथड्स होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, कुछ ट्रेडिशनल मेथड जैसे फ्री फ्रॉम ऐसे मेथड, ये ओपन एंडेड अप्रेजल मेथड होता है सुपीरियर के द्वारा। फिर आता है हमारा स्टेट रैंकिंग मेथड, एम्प्लॉय को रेट किया जाता है इन ऑर्डर ऑफ द मेरिट। फिर आता है कंपैरिजन मेथड, एम्प्लॉय को कंपेयर किया जाता है सेलेक्टेड फैक्टर के बेसिस पे। फिर आता है हमारा ग्रेडिंग मेथड, यानी कि यहाँ पे हम लोग ये फीचर ग्रेड किया जाता है स्केल पे, जैसे ए आउटस्टैंडिंग है, बी वेरी गुड है, सी हमारा एवरेज है, बी हमारा बिलो एवरेज है। फिर आता है हमारा ग्राफिक और लीनियर रेटिंग मेथड, ये सभी ट्रेडिशनल मेथड है, यानी पर्सनल क्वालिटी और कंट्रीब्यूशन को कंसीडर करता है। फिर आता है हमारा फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, यानी कि प्री डिटरमाइंड डिस्ट्रीब्यूशन स्किल जो हमारा बायसनेस को कम करता है, जैसे कि जॉब परफॉर्मेंस हो गया, सुटेबिलिटी पर प्रमोशन हो गया। और लास्ट आता है हमारा ग्रुप अप्रेजल मेथड, यानी कि ग्रुप ऑफ अप्रेजल के द्वारा रेटिंग दिया जाता है। ये सभी हमारे ट्रेडिशनल मेथड थे। यदि हम बात करें मॉडर्न मेथड की, तो मॉडर्न मेथड में हमारा आता है असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड, BARS, ठीक है, बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल, राइट, ये सभी मॉडर्न मेथड है। फिर 360 डिग्री फीडबैक, 70-20 डिग्री अप्रेजल मेथड। तो जो मॉडर्न मेथड होते हैं, पहला होता है हमारा असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप, तो ये पोटेंशियल को मेजर करता है हायर मैनेजर पोजीशन के लिए, हमारा क्षमता है या नहीं है, क्या ट्रेनिंग और डेवलपमेंट नीड को एसेस करेगा। यदि हम असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप की फीचर्स की बात करें, तो देखिए सबसे पहला की फीचर क्या है कि मल्टीपल असेसर और वेरियस असेसमेंट टूल को यूज़ करते हैं, इंटरपर्सनल स्किल, लीडरशिप क्वालिटी, ऑर्गेनाइजिंग और ये सब देखा जाता है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, हाई परफॉर्मर डिसलाइक कर सकता है एग्जाम लाइक इन्वायरमेंट को, और हाई ट्रेनिंग ऑब्जर्वर की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हाई ट्रेंड ऑब्जर्वर की रिक्वायरमेंट होती है। MBO क्या होता है, क्लियर रियलिस्टिक एंड मेजरेबल गोल सेट करना, जिसको हम लोग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जॉइंट गोल सेट किया जाता है, फ्रीक्वेंट परफॉर्मेंस रिव्यू दिया जाता है 1-to-1 मीटिंग के माध्यम से, ठीक है। और लेकिन ये सब एडवांटेज है, पार्टिसिपेटिव अप्रोच होता है, इंप्लॉय मोटिवेशन को इन्हांस करेगा, इनकरेज करेगा हेल्दी कॉम्पिटिशन को, ऑब्जेक्टिव अप्रेजल मेथड प्रोवाइड करेगा। डिसएडवांटेज क्या है कि रिजल्ट पे फोकस करता है, प्रोसेस पे फोकस नहीं करता, अनहेल्दी कॉम्पिटिशन के कारण बनता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है ड्यूरिंग गोल सेटिंग, ठीक है। ये सभी डिसएडवांटेज है। यदि हम ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड्स की बात करें, तो ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड का प्रिंसिपल ये है कि आप इंप्लॉय को वैल्यूएबल एसेट के रूप में ट्रीट कीजिए, लेकिन ह्यूमन एसेट नाम ही रखा गया है। की वेरिएबल आता है हमारा कुछ कैजुअल बिहेवियर, जैसे कि मैनेजमेंट पॉलिसी, स्ट्रेटजी और स्किल, और कुछ इंटरवेनिंग बिहेवियर आता है, लॉयल्टी, एटीट्यूड, मोटिवेशन एंड इंटरेक्शन इफेक्टिवनेस। ये सब हमारे लिमिटेशन की बात करें ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग की, तो इंडिविजुअल जो कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। फिर हम बात करते हैं BARS यानी बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्केल, तो इसमें क्या होता है कि इफेक्टिव और इनफेक्टिव जॉब बिहेवियर को आइडेंटिफाई कीजिए, बिहेवियर को परफॉर्मेंस डायमेंशन में कन्वर्ट कीजिए, जॉब एक्सपर्ट इवैल्यूएट करेंगे इन सभी डायमेंशन को, और रेट कीजिए बिहेवियर को इफेक्टिवनेस के लिए परफॉर्मेंस डायमेंशन पे। फीचर क्या है कि रीजनेबली ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है डेवलप करने में, और फोकस करता है कि हम क्रिटिकल एम्प्लॉयमेंट बिहेवियर पे फोकस करता है। डिग्री 360 डिग्री अप्रेजल मेथड की बात करें, तो एम्प्लॉय को रेट किया जाता है फुल सर्कल ऑफ इवैल्यूएटर, सीनियर, पीयर्स, सबऑर्डिनेटर, सप्लायर एंड कस्टमर, कॉम्प्रिहेंसिव फीडबैक मिलता है, बायसेस कम होता है, सेल्फ डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉन्फ्लिक्टिंग फीडबैक को मिल सकता है। मॉडर्न मेथड की अप्रेजल बात करें तो 360 डिग्री मैंने आपको ये बताया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 720 डिग्री, यानी कि इसके अंदर हम 360 डिग्री अप्रेजल 2 बार कंडक्ट करते हैं, इसलिए नाम रखा गया 720 डिग्री। तो यहाँ इन डेप्थ इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो आप देखिए परफॉर्मेंस अप्रेजल और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में क्या अंतर होता है वो समझिए। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ट्रेडिशनली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यूज किया जाता है, जहाँ परफॉर्मेंस अप्रेजल को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है और हेड ऑफिस को सबमिट किया जाता है, इंप्लॉय को एक्सेस नहीं होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ट्रांसपेरेंट और ओपन प्रोसेस होता है, जहाँ पे फीडबैक को इंप्लॉय के साथ शेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट और परफॉर्मेंस अप्रेजल में डिफरेंस। मॉडर्न मेथड मैंने आपको बताया असेसमेंट वर्कशॉप, MBO, ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग। तो देखिए एक बार रिकॉल कर लीजिए कौन कौन सा चीज़ है। तो देखिए अभी मैंने आपको मॉडर्न मेथड समझाया ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है, हाँ। तो यहाँ पे असेसमेंट के अंदर क्या होता है, असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप के अंदर क्या होता है कि हम पोटेंशियल को मेजर करते हैं सिमुलेटेड जॉब रिलेटेड एक्टिविटी से। MBO के अंदर क्या होता है, जॉइंट गोल सेटिंग एंड परफॉर्मेंस रिव्यू। ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड के अंदर एम्प्लॉय को वैल्यूएबल एसेट के रूप में ट्रीट कीजिए और उसके ओवरऑल वैल्यू को देखिए। BARS के अंदर क्रिटिकल इंसिडेंट को यूज कीजिए। 360 डिग्री के अंदर फीडबैक कलेक्ट कीजिए बहुत सारे स्टेक होल्डर से। 720 डिग्री के अंदर 60 डिग्री को 2 बार कंडक्ट कीजिए। तो ये सभी हमारे अलग अलग मेथड्स हो गए, मॉडर्न मेथड्स हो गए, ठीक है। अब कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए मॉडर्न कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेरिट क्या है, ओपननेस है, टाइमली फीडबैक मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, लेकिन डिमेरिट है हैलो इफेक्ट।
इफेक्ट। हालो इफेक्ट पढ़ के जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालो इफेक्ट एक टेंडेंसी होता है कि आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स को आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स को अलाउ कर रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस करे हमारे ओवरऑल असेसमेंट को, इसको हालो इफेक्ट कहा जाता है। लीनियंसी है, स्ट्रिक्टनेस है, सेंट्रल टेंडेंसी है, कंपैरिजन मेथड है। तो एक गुड परफॉर्मेंस सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, टाइमली फीडबैक मिलेगा, सेल्फ अप्रेजल का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप पोटेंशियल और नीड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे परफॉर्मेंस लेवल को, ठीक है। और ये सभी कॉमन एरर होते हैं। हॉलो इफेक्ट, हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट क्या होता है कि आप ओवर एम्फेसाइज कर रहे हैं एक नेगेटिव ट्रेट को। हेलो इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव ओवर एम्फेसाइज कर रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, स्ट्रिक्ट टेंडेंसी, लीनियंट रेटिंग क्या होता है कि एम्प्लॉय जो है लीनियंटली रेटिंग देते हैं। स्टेटस इफेक्ट, स्पिल ओवर इफेक्ट यानी पास्ट परफॉर्मेंस जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है करंट रेटिंग को, ठीक है। रिसेंसी इफेक्ट यानी रिसेंट परफॉर्मेंस जो है इन्फ्लुएंस करेगा इंटायर अप्रेजल को, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सभी परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात हो गई। अब बात करते हैं कॉम्पिटेंसीज़ की। तो एक होता है हमारा टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, इसको हम लोग हार्ड स्किल बोलते हैं, यानी कि स्पेसिफिक नॉलेज और एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। इसके अंदर स्किल आएगा जो कि हमारे प्रोसेस, प्रोसीड्यूर, टेक्निकल टूल और डिज़ाइन आएगा। फिर एक आएगा बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी, इसको हम लोग सॉफ्ट स्किल बोलते हैं, मतलब ये हमारे पर्सनल एट्रीब्यूट से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है। ये इसको ऑब्जर्व करना हार्डर होता है, मेजर करना भी हार्डर होता है। कॉम्पिटेंसी की बात करें तो लिस्ट ऑफ कॉम्पिटेंसी जो कि रिक्वायर होता है अलग अलग पोजीशन के लिए, जो कि हमारे डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन से डिराइव होता है। जैसे कि कॉम्पिटेंसी में एडेप्टेबिलिटी आ गया। एडेप्टेबिलिटी का मतलब कि हमारा जो है बिहेवियरल स्टाइल को बदलेगा, ठीक है। और फिर हमारा कॉम्पिटेंसी लेवल में पहला होता है हमारा एंट्री लेवल। एंट्री लेवल का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेड ऑफ एम्प्लॉय ऑन एंट्री इनटू रोल, मतलब कितना स्टैंडर्ड आप एक्सपेक्ट करते हैं जो एम्प्लॉय रोल में इंटर कर रहा है। फिर फुल इफेक्टिव लेवल यानी एक्सपेक्टेड लेवल क्या होगा एक्सपीरियंस एम्प्लॉय का। और एक आता है हमारा मास्टरी लेवल, ठीक है। कॉम्पिटेंसी का डिक्शनरी की बात करें तो कैटलॉग होता है जिसके अंदर कुछ जनरल कॉम्पिटेंसी होता है, जैसे इंटरव्यू सेटअप। फिर हमारा आएगा गिविंग फीडबैक, डूज क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, काउंसलिंग दिया जाए, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग स्किल क्या होता है, एवरेज परफॉर्मेंस को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, मोटिवेट किया जाए काउंसलिंग के माध्यम से। अब देखिए KSA का याद रखिएगा। KSA क्या होता है? KSA होता है नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। और तो कुछ डेफिनेशन है कॉम्पिटेंसी का। स्पेंसर के द्वारा दिया गया जो कि सुपीरियर जॉब परफॉर्मर के रिलेटेड है। लूसिया के द्वारा दिया गया जो कि क्लस्टर ऑफ KSA होता है, जो कि हमारे मेजर जॉब परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। कॉम्पिटेंस और कॉम्पिटेंसी में क्या अंतर होता है? कॉम्पिटेंस हमारा टास्क ओरिएंटेड होता है और कॉम्पिटेंसी हमारा पर्सन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। कॉम्पिटेंस स्पेसिफिक होता है जॉब रिक्वायरमेंट के लिए, और कॉम्पिटेंसी क्या करता है? एट्रीब्यूट ट्रांसफरेबल होता है। तो देखिए सिंपल सी बात है, कॉम्पिटेंस का फोकस होता है आउटकम पे, कॉम्पिटेंसी बिहेवियर पे। कॉम्पिटेंस डिस्क्राइब करता है जॉब फीचर को, कॉम्पिटेंसी डिस्क्राइब करता है पर्सनैलिटी ट्रेट को, ठीक है। असेसमेंट सेंटर क्या करता है? वैलिडेट करेगा और कस्टमाइज करेगा टूल फॉर असेसमेंट, ठीक है। की पॉइंट्स से ध्यान रखिएगा। और फिर देखिए असेसमेंट सेंटर में टूल क्या क्या होता है? ग्रुप डिस्कशन, साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंट्री एक्सरसाइज, केस स्टडी, ठीक है, रोल प्ले, बिजनेस गेम। प्लानिंग और कंडक्टिंग एन असेसमेंट सेंटर, प्लानिंग का स्टेप देख लीजिए क्या क्या स्टेप होता है प्लानिंग का। फिर कंडक्टिंग का स्टेप देख लीजिए। असेसमेंट सेंटर की बात करें और BEI की बात करें तो असेसमेंट सेंटर में प्लानिंग किया जाएगा, कस्टमाइजिंग टूल, डायमेंशन को इवैल्यूएट करना। असेसमेंट का टूल आपको अभी मैंने बताया, ग्रुप डिस्कशन, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ये सभी टूल्स होते हैं, ठीक है। फिर असेसमेंट सेंटर को कंडक्ट कीजिए, प्रत्येक इंश्योर कीजिए कैंडिडेट को कंफर्ट हो, क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कीजिए। अब एक होता है हमारा BEI। BEI क्या होता है? बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू। तो आप म्यूचुअल ट्रस्ट और गुडविल को इस्टेब्लिश कीजिए ताकि इंटरव्यू को रिलैक्स कीजिए। इंटरव्यू डिस्क्राइब करें अपनी की टास्क को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिजाइन। स्टार क्या मतलब होता है? सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, इसको स्टार टेक्निक बोलते हैं। सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स नीड क्रिएटेड। तो सबसे पहले कि एडिशनल क्रिटिकल एसिस्टेंट को आइडेंटिफाई कीजिए। BI का लिमिटेशन क्या है कि इंटरव्यू रिकॉल पे डिपेंड करता है कि क्या, इस कारण से क्या होगा? बायस्ड इन्फॉर्मेशन आएगा। यहाँ पे असेसमेंट नहीं होता है, स्पेशलाइज नॉलेज बिहाइंड डिसीजन एंड एक्शन। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और वर्क प्लेस। तो सबसे पहले इनएस्केपेबल नेचर ऑफ वर्क प्लेस। नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करना क्यों जरूरी है, ठीक है। फिर वर्क प्लेस का हार्मोनी को इंश्योर होता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट से। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का दो तरीका होता है, एक होता है हमारा प्रोएक्टिव मेजर, एक होता है हमारा, तो इसका फोकस होता है कि एम्प्लॉय जो कॉन्फ्लिक्ट में है और कंसिडर करता है कि उन्हें हम रिलोकेट करें। और यदि हम एम्प्लॉयर के रोल की बात करें तो मैनेजर और HR प्रोफेशनल कल्टिवेट करें कल्चर को कि कॉन्फ्लिक्ट को हम प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है उसमें स्पेशल अटेंशन चाहिए सर्विस सेक्टर में, ठीक है। कुछ हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, इसको KPI बोलते हैं, फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है। तो KPI कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप का नेचुरल पार्ट है। कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है हमारे वैल्यूज़, ओपिनियन, नीड्स, इंटरेस्ट, परसेप्शन, इन सभी में जो डिफरेंसेस आते हैं तो उस कारण से हमारा कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, राइट। तो अब देखिए बहुत सारे डेफिनेशन कॉन्फ्लिक्ट के दिए गए हैं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ऑक्सफोर्ड के द्वारा दिया गया कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट क्या होता है, कि कैसे आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेंगे, हाउ विल यू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हाउ विल यू रिजॉल्व ए कॉन्फ्लिक्ट। फिर हेल्दी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये देख सकते हैं आप, ठीक
ठीक है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंटिव कल्चर डेवलप कीजिए, फेयरनेस, ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट को डेवलप कीजिए, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस कीजिए। फिर कहा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड कैसे डिफाइन करता है, कॉन्फ्लिक्ट में अपोजिशन इन्वॉल्व होगा, डिसएग्रीमेंट से ज़्यादा होता है, परसेप्शन बेस्ड रिस्पॉन्स होता है। फिर हॉकर और विलमॉट के द्वारा जो कैरेक्टर दिया गया, यूनिवर्सल, लिंक टू इनकम्पैटिबल गोल्स, रिसोर्सेज स्कैरसिटी, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में प्रोएक्टिव मेजर लिया जाता है, प्रिवेंटिव कल्चर लिया जाता है, कंस्ट्रक्टिव रिजोल्यूशन होता है, ठीक है। एम्प्लॉयर का क्या रोल है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में, तो एक कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंटिव कल्चर डेवलप कीजिए, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो यही चीज़ बताया जा रहा है। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखिए, टास्क कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसके अंदर डिफरेंसेस होते हैं वर्क डिटेल और गोल के बेसिस पर, इसको बोलते हैं हम लोग टास्क कॉन्फ्लिक्ट। फिर हमारा आता है रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, यानी पर्सनल डिसएग्रीमेंट जो कि हमारे वर्क से रिलेटेड नहीं है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट। तो टास्क कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं कम्युनिकेशन और कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग से। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट का राइज होता है हमारे जो पर्सनैलिटी, स्टाइल और टेस्ट में डिफरेंस है उस कारण से। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि हमारा लाइफ एक्सपीरियंस अलग है, कल्चर, वैल्यूज, बिलीव सब कुछ अलग है। पर्सपेक्टिव ऑन कॉन्फ्लिक्ट, ट्रेडिशनलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट बैड समझते हैं, ह्यूमन रिलेशन एक्सपर्ट कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल होगा, ठीक है। इफेक्टिव कंसिडरेशन डायग्नोसिस कीजिए, फोकस कीजिए कि एक ऐसा एनवायरनमेंट किया जाए, फेयरनेस कॉन्फ्लिक्ट किया जाए। यदि हम इंट्रा इंडिविजुअल और इंट्रा पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो गोल कॉन्फ्लिक्ट आता है, ठीक है। इसमें अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट आता है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट आता है, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट आता है। फिर दूसरा हमारा जो टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होता है वो होता है कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन। तब होता है जब हमारा जो बैरियर है, चाहे एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, वो इंडिविजुअल को रोकता है अपने डिजायर गोल तक पहुंचने में। कुछ एक्सटर्नल बैरियर होते हैं वो नॉन सोशल हो सकते हैं, इंटरनल बैरियर के अंदर पर्सनल लिमिटेशन आएगा। इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म के साथ, एग्रेशन, विथड्रॉल, फिक्सेशन, कॉम्प्रोमाइज। रोल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो हमारे जो कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड है मल्टीपल रोल का जो इंडिविजुअल प्ले करते हैं, वहाँ से रोल कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है। तो वर्क प्लेस में कॉन्फ्लिक्ट होने का क्या क्या कारण है वो दे सकते हैं। पहला आता है रेजिस्टेंस टू चेंज, दूसरा आता है वर्क हैबिट, फिर आता है पुअर कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी क्लासेस, फिर वर्क प्लेस में पुअर परफॉर्मेंस, पुअर सर्विजन, अदर रीजन, ये सभी कारण है। अब बात करें बहुत सारा फेजेज होता है कॉन्फ्लिक्ट का। पहला होता है प्रील्यूड फेज, जैसे मान लीजिए कि कल्चर में डिफरेंस है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इंटरेस्ट नहीं है, ये सभी ट्रिगरिंग फेज आता है, ठीक है। फिर इनिशिएशन फेज आता है, यानी हीटेड आर्गुमेंट हो रहा है, वर्बल डिस्प्यूट हो रहा है। फिर डिफरेंशिएशन फेज आएगा, फिर हमारा रिजोल्यूशन फेज आएगा। तो प्रील्यूड, ट्रिगरिंग, इनिशिएशन, डिफरेंशिएशन, रिजोल्यूशन, ये सभी अलग अलग फेजेज होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन बहुत जरूरी है प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट को मैनेज करने के लिए। फिर आता है हमारा रिजॉल्व, यानी जो प्रीवियस स्टेप जो हमने प्रीवियस स्टेप था वो ग्राउंड वर्क ले करता है कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस की बात करें तो लिसन फॉर व्हाट इज फेल्ट एंड वाज सेड, मेक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन द प्रायोरिटी रेदर देन विनिंग और बीइंग व्हाट इज राइट। ये सभी हमारी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्टेप हैं। थॉमस किलमैन का जो मॉडल है वो आइडेंटिफाई करता है 5 कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन अप्रोच। पहला आता है अवॉइडिंग, अब अवॉइड कीजिए कॉन्फ्लिक्ट को। फिर आता है एकोमोडेटिंग, अब दूसरे पार्टी के नीड को सेटिस्फाई कीजिए। और या तो कॉम्प्रोमाइजिंग, या कॉम्पीट कीजिए, या कोलैबोरेट कीजिए। ये 5 स्ट्रेटजीज होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अप्रोच में 5 स्ट्रेटजी क्या होते हैं। पहले सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखिए, फिर लुक बियॉन्ड, ठीक है, लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, स्टीयर टुवर्ड सॉल्यूशन, आइडेंटिफाई सॉल्यूशन, एग्रीमेंट, एप्लीकेबिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में पहले कॉन्फ्लिक्ट का नेचर क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना है, स्किल डेवलपमेंट देखना है, मैनेजमेंट स्टाइल देखना है, मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट, एक्शन टू मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने के लिए जो कि ट्रांसपेरेंसी और रिजोल्यूशन को प्रमोट करेगा, उसके लिए आप कुछ की स्टेप की ले आए। सो यू कैन स्किप दिस थिंग, इसमें बस पॉइंट वाइज लिखा गया नेगोशिएशन स्किल कैसे होगा, ठीक है। फिर प्रमोटिंग पॉजिटिव आउटकम्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग स्किल, ओपनिंग डिस्कशन, पैसेंस, इम्पार्शियलिटी, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, फोकस ऑन द इशू, फाइंड शेयर इंटरेस्ट। अब एक होता है हमारा BATNA। BATNA क्या होता है, बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। अपने BATNA को डिफाइन कीजिए और कंसिडर कीजिए कि अदर पार्टी के BATNA को, राइट, दिस इज द पार्ट, राइट। सो ये था हमारा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ये मॉड्यूल C। जैसे कि आप देख सकते हैं इम्पार्शियलिटी, आप अनबायस रहिए, ऑब्जेक्टिव रहिए, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लीजिए, दूसरे को गाइड कीजिए, उनको समझने के उनका मिस्टेक क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखिए, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को बनाए रखिए, ब्लेम गेम को अवॉइड कीजिए, बैक बाइटिंग को अवॉइड कीजिए, लिसनिंग स्किल इंप्रूव कीजिए। अब BATNA का फुल फॉर्म याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट। अपने BATNA को डिटरमाइन कीजिए और दूसरे पार्टी के भी BATNA को देखिए। इस अंडरस्टैंडिंग को यूज करके आप अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कैसे कॉन्फ्लिक्ट में नेगोशिएशन स्किल कैसा होता है, आप नेगोशिएशन को समझिए, बहुत जरूरी होता है नेगोशिएशन।
जब पार्टी का कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव होता है लेकिन कॉमन गोल है। फिर नेगोशिएशन को अप्लाई कीजिए आप बहुत सारे कंटेक्स्ट में। नेगोशिएशन के थ्रू जो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन होता है उसका एम है कि डिस्प्यूट एम्प्लॉय के बीच में उसको वहाँ पे अप्लाई होगा। कॉम्पेंसेशन पे नेगोशिएशन हो रहा है, ठीक है। स्किल एंड स्ट्रेटजी, इफेक्टिव नेगोशिएशन स्किल के अंदर आप एक्टिवली सुनेंगे, इंटरेस्ट समझेंगे रादर देन पोजीशन, और विन विन सॉल्यूशन को सीख करेंगे। प्रमोटिंग पॉजिटिव आउटकम, नेगोशिएशन स्किल ट्रांसफॉर्म करता है टेंस कॉन्फ्लिक्ट को प्रोडक्टिव डायलॉग में, राइट। ये सभी चीज़ें हैं। यहाँ पे स्टेप देख लीजिए। एक इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने के लिए एक्नॉलेजमेंट देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग देखिए, प्रॉब्लम डेफिनेशन देखिए, अंडरलाइंग नीड्स को समझिए, उसके बाद कॉमन और ग्राउंड को देखिए, कॉमन ग्राउंड क्या है, फिर एग्रीमेंट और प्रोसीड्यूर एंड सॉल्यूशन, इंप्लीमेंटेशन एंड फॉलोअप, एस्केलेशन, यदि आपसे नहीं सॉल्व तो उसे एस्केलेट कीजिए। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है, फिर पॉजिटिव आस्पेक्ट, कुछ कॉन्फ्लिक्ट ओपनली एड्रेस करने से आपका ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूवमेंट मिलती है। फिर हमारा मैनेजमेंट का स्टाइल क्या है, यानी कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मिनिमाइज करें, क्या हम डोमिनेट करें या कॉम्प्रोमाइज़ करें या इंटीग्रेट करें, फोर्स करें, विड्रॉ करें, क्या करें, ये सभी अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, राइट। 5 स्टेप बताया था कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का। पहले सोर्स देखिए, फिर उसके बाद लुक बियॉन्ड कीजिए, ठीक है। ये सभी हमारे स्टेप्स होते हैं। थॉमस किलमैन मॉडल याद रखिएगा। 5 कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में अवॉइडिंग, एकोमोडेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्पिटिंग और कोलैबोरेटिंग, ये 5 कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्टेप है थॉमस किलमैन के द्वारा दिया गया। अवॉइडिंग, एकोमोडेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्पिटिंग और कोलैबोरेटिंग, याद रखिएगा थॉमस किलमैन मॉडल। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का प्रोसेस बताया आपको। लिसन फॉर व्हाट इज फेल्ड एज व्हाट सेल्ड, फोकस ऑन प्रेजेंट, मेक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन द प्रायोरिटी, पिक योर बैटल्स, बी विलिंग टू फॉरगिव, राइट। ये सभी चीज़ को याद रखिएगा। लिसन, टॉक, रिजॉल्व, ये 3 हमारा स्टेप है। प्रेल्यूड फेजेज होता है, ट्रिगरिंग फेजेज होता है, यानी कि कल्चरल डिफरेंस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये सभी हमारे प्रेल्यूड फेज के अंदर आते हैं। फिर हमारे कुछ कल्चर ट्रिगरिंग फेज होते हैं। ये कंसेप्ट हमारे कुछ इवेंट के द्वारा और इंसिडेंट के द्वारा ट्रिगर होता है। फिर आता है हमारा इनिशिएशन फेज, यानी कि कंसेप्ट एस्केलेट होगा हीटेड आर्गुमेंट से। फिर आएगा हमारा डिफरेंशिएशन फेज, फिर आएगा रिजोल्यूशन फेज, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट होने का क्या कारण है, पुअर परफॉर्मेंस होना, पुअर सुपरविजन होना, या बाकी कुछ और रीजन होते हैं, ठीक है। रोड कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, गोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन से कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। ये सभी पॉइंट को ध्यान रखिए। टास्क कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि वर्क डिटेल पे डिफरेंस आना। रिलेटिव कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि हमारा पर्सनल डिसएग्रीमेंट होना जो कि वर्क से रिलेटेड ना हो, जैसे पर्सनैलिटी, स्टाइल, टेस्ट में डिफरेंस आना। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि लाइफ एक्सपीरियंस, कल्चर, वैल्यू, बिलीफ में डिफरेंस आना, राइट। ये सभी हमारे अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। मैकलिन का डेफिनेशन देखिए, ऑक्सफोर्ड लर्नर का डेफिनेशन देखिए कॉन्फ्लिक्ट का। अब उसके पहले हमने डिस्कस किया था परफॉर्मेंस को मेजरमेंट का, राइट। BEI क्या होता है, बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू, मतलब कि आप म्यूचुअल ट्रस्ट और गुडविल को एस्टैब्लिश कीजिए ताकि इंटरव्यू को रिलैक्स दीजिए। इंटरव्यू को डिस्क्राइब कीजिए, उसका की टास्क क्या है। स्टार टेक्निक को यूज कीजिए, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट। क्राइटेरिया बताया आपको कि एडिशनल क्रिटिकल इंसिडेंट को आइडेंटिफाई कीजिए, एसेंशियल क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई कीजिए। लेकिन BEI का लिमिटेशन ये है कि इंटरव्यू के रिकॉल पर रिलाई करता है, इस कारण से बाइस इन्फॉर्मेशन आ सकता है। इंटरप्रिटेशन और पैटर्न फाइंडिंग डिपेंड करेगा इंटरव्यूअर के एक्सपर्टाइज पे, जिस कारण से गेस वर्क होने की संभावना ज़्यादा है। फिर असेसमेंट टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाए, इंश्योर कीजिए कैंडिडेट कंफर्ट हो, उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कीजिए, फीडबैक प्रोवाइड कीजिए, काउंसलिंग दीजिए यदि हमारा ऑब्जेक्टिव का पार्ट है तो, ठीक है। आप देख सकते हैं कि प्लानिंग करना, टूल को कस्टमाइज करना, डायमेंशन आइडेंटिफाई करना, असेसमेंट टूल में ग्रुप डिस्कशन, साइकोमेट्रिक टेस्ट, केस स्टडी, इंट्री एक्सरसाइज, रोल प्ले, ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा हमारा असेसमेंट टूल है। प्लानिंग एंड कंडक्टिंग असेसमेंट टेस्ट, पहले प्लानिंग स्टेप आएगा, फिर कंडक्ट करेंगे हम उसे, ठीक है। टूल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे कॉम्पिटेंसी का 2 डेफिनेशन दिया गया है, स्पेंसर के द्वारा और लूसिया के द्वारा। कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेंस में क्या अंतर है, कॉम्पिटेंसीज जो होता है ना, कॉम्पिटेंस का आउटकम पे फोकस होता है, कॉम्पिटेंसी का बिहेवियर पे फोकस होगा। कॉम्पिटेंस हमारा जॉब फीचर को डिस्क्राइब करेगा, कॉम्पिटेंसी पर्सनालिटी टेस्ट को डिस्क्राइब करेगा। कॉम्पिटेंस हमारा जॉब स्पेसिफिक होता है, कॉम्पिटेंसी ट्रांसफरेबल होता है। कॉम्पिटेंस टास्क, देखिए ना सिंपल सी बात है, टास्क ओरिएंटेड है, पर्सन ओरिएंटेड है, राइट। पीपल ओरिएंटेड होता है कॉम्पिटेंसी। इसका बिहेवियर एटीट्यूड पे फोकस होता है कॉम्पिटेंसी का। कॉम्पिटेंस का जॉब रिजल्ट और आउटपुट फोकस होता है। तो फिर उसके बाद एसेस बाय बिहेवियर एंड एटीट्यूड, एसेस बाय जॉब परफॉर्मेंस। तो ये दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा कॉम्पिटेंस और कॉम्पिटेंसी के बीच में। कैसे क्या होता है, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड याद रखिएगा। उसके बाद हमारा जो है एवरेज परफॉर्मेंस को मैनेज करना, स्किल को काउंसिल करना, ये सभी काउंसलिंग का पार्ट होता है, ठीक है। तो काउंसलिंग में क्या होता है कि परफॉर्मेंस बेंचमार्क आपको यदि क्लियर होगा तो एम्बिग्यूटी कम होगा। काउंसलिंग के अंदर अप्रेजल होगा, फीडबैक होगा सिग्निफिकेंट इशू के लिए। पहले काउंसलिंग के पर्पस को कम्युनिकेट कीजिए, स्पेसिफिक रहिए, डिस्क्रिप्टिव रहिए, परफॉर्मेंस पे फोकस कीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिएगा अलग अलग परफॉर्मेंस लेवल क्या है, जॉब रोटेशन, ट्रांसफर, ट्रेनिंग, इनको यूज कीजिए इंप्रूवमेंट के लिए। फिर हैंडल कीजिए केयर के साथ यदि कोई इंप्रूवमेंट ना हो रहा हो तो। स्किल को एसेस कीजिए, कंसिडर कीजिए जॉब रोल चेंज, ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है कॉम्पिटेंसी का लेवल, एंट्री लेवल, फुल इफेक्टिव लेवल, स्टेज मास्टरी लेवल। एंट्री लेवल पे स्टैंडर्ड एम्प्लॉइज एक्सपेक्ट किया जा रहा है, फुल इफेक्टिव लेवल पे एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ